गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज हैं भारतीय सांख्यिकी आयोग के चेयरमैन राजीव करंदीकर जी। स्वागत कीजिए। ईवीएम पर आते हैं। अच्छा, 2019 के चुनाव में ईवीएम से जुड़ी हुई कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई। ये कई तरह से चैलेंज किया गया ईवीएम को। जो आपकी कमेटी की फाइंडिंग्स थी वो वन ऑफ द बेसिस थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी याचिकाओं को रद्द कर दिया। हर कैंडिडेट को ये राइट है रिकाउंट का ऑर्डर करवा सकता है। ईवीएम में रिकाउंट हो ही नहीं सकता। आपने मशीन एक बार प्रेस कर दी, उसका जो नंबर आना है बाहर आ गया। अब रिकाउंट का मतलब क्या रहा, इस बात को सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सका। ईवीएम का मतलब किसी आम यूजर के लिए सिर्फ वो मशीन है जिसमें बटन बने हुए हैं, वो दबाता है बटन। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है यार? ईवीएम है दो चीजें, एक तो जहाँ वोटर जाके प्रेस करता है और दूसरा है अंदर जाने से पहले लास्ट पर्सन आपको बोलता है जाइए, उसके पास एक रहता है मशीन और वो क्या करता है कि वो एनेबल करता है कि मशीन टू एक्सेप्ट वन मोर वोट। आपने 3 बार भी प्रेस किया तो जो सबसे पहले आपने प्रेस किया उसी पे रिकॉर्ड होता है, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है। वीवीपैट ऐड होने के बाद इसमें एक और ऐड किया गया और उसके अंदर एक बॉक्स है जिसमें से आप देख सकते हैं। 1977 में ये डिज़ाइन बना था और तब से इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं जोड़े गए हैं। अगर नेटवर्किंग है तो कोई माई का लाल सर्टिफाई नहीं कर सकता कि ये हैक नहीं होगा। तो ये जो नो नेटवर्किंग है, दैट इज द गारंटी दैट दिस इज वे सुपीरियर एंड वे सेफर एंड वे मोर रिलायबल देन आवर ओल्ड स्टाइल पेपर बैलेट बॉक्स। जो ईवीएम बनाती हैं कंपनियां, वो सब पीएसयूज हैं और वो सब भारत सरकार के अधीन आती हैं। संदेह पैदा होता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है इन मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग में। पहली बात तो कि सिर्फ ये दो करेंगी, ये डिसीजन किसने लिया है? इज इट गिवन बाय मोदी गवर्नमेंट? वाज इट टेकन बाय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट? नो, व्हेन इट इज गवर्नमेंट ओन, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये किया है, पर अब कोर्ट कुछ वर्डिक्ट आया है तो उसको आप कह सकते हो कि इसको ये भी चेंज करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। प्राइवेट एंटिटी से आप नहीं करा सकते, दैट इज योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट पार्ट ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं मशीन में बटन दबाता हूँ, बीप आती है, वोटर को मशीन पर एतबार करना पड़ रहा है, उसको मशीन पे भरोसा करना पड़ रहा है कि हाँ मेरा वोट सही जगह गया, अनलेस पर्ची उसके हाथ में हो। ये पर्ची हाथ में होना ना होना मेरे हिसाब से तो कोई मुद्दा ही नहीं है। Errors, if any, are less than 0.25%, and my confidence is more than what it is when I testify for a DNA matching. इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है, ये बताइए। अगर बैलेट पेपर आउटडेटेड हो चुका है तो पिछले 2 दशकों में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स और अमेरिका जैसे विकसित देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद क्यों कर दिया? मैं मतलब एज अ साइंटिस्ट आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिस लाइन ऑफ डिस्कशन कि वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे हमें नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, उनसे पूछिए। नहीं, वो करते थे फिर बंद कर दिया उन्होंने। तो उनके यहाँ के डिजाइन वो मॉडर्न थे, उन सब में नेटवर्किंग है। वंस देयर इज नेटवर्किंग देन देयर इज प्रॉब्लम्स। जनरली मैंने आज तक नहीं देखा कोई एग्जिट पोल वाला मिला हो जहां वोट डालने आने वाले बाद पूछा भैया बताओ किसको डाल के आए। आप नहीं हुए, पर सपोज आपका नाम आ गया, आपके घर पे आ गए, या आप कहीं बाहर जाने आपको पकड़ लिया, या वोट करके बाहर आ रहे आपको रोक लिया। एग्जिट पोल्स जब कभी गलत साबित हो जाते हैं, उसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि जो आप जा रहे हैं लोग वो घर बैठ के नहीं फॉर्म भर के भेज रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कोई डेटा भी नहीं है, अपने मर्जी से लगा दिए नंबर। फर्ज करें कि सर्वे करा लिया जाए पूरे देश में और 50% लोग ये कहते हैं कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान कर लिया जाए, या जितना भी हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा लिया जाए, 100% नहीं भी हो, तो कराने में कोई दिक्कत है क्या? मैनुअल काउंटिंग में तो एरर्स का चांस रहता ही है, पर उससे भी बड़ी बात है यहाँ पे मैन्युपुलेशन की। जैसे 5-10 जगह भी देश भर में मिलाकर कुछ कम ज़्यादा हो गया, पूरे देश में अराजकता फैलेगी, क्योंकि कहेंगे देखिए वीवीपैट गलत है, इसका मतलब इस वीवीपैट के मेथड से जो भी सरकारें आई वो सब बेकार थी। 20 साल से हमारे राज कर रहे हैं, उन्होंने सब मैनिपुलेट करके किया है, अराजकता फैलेगी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जज साहब ये कहेंगे और उसके बाद सनी देओल आएंगे, एक इमोशनल सी स्पीच देंगे, भावनात्मक सी, और फैसला हो जाएगा। बचपन में फिल्में देखते हुए हमें ये लगता था कि फैसले भावनात्मक आधार पर, जज्बातों के आधार पर भी हो सकते हैं, होते हैं। पर जब बड़े हुए तो मालूम हुआ कि साहब फैसले या किसी भी तरह के निष्कर्ष निकाले जाते हैं एविडेंस के बेसिस पर। और एविडेंस क्या है? एविडेंस एक तरह का डेटा है। डेटा ही इस समय सृष्टि है, डेटा ही हर चीज़ का आधार है। और चूंकि डेटा है तो डेटा पर प्रश्न भी हैं, प्रश्न चिन्ह भी हैं, उससे जुड़ी आशंकाएं भी हैं। और ये आशंकाएं कई बार राजनीति के मैदान में भी आवाजाही करती रहती हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, साथ में ये बहस भी चल रही है कि क्या जनमत को, जो एक तरह का डेटा है,
जनमत को दर्ज करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड अवेलेबल है वो क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का ही है या कोई और बेहतर विकल्प हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चल रही है कि क्या वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका 100% मिलान ज़रूरी है, क्या वीवीपैट की पर्ची वोटर को दे देनी चाहिए, क्या ईवीएम में किसी तरह का मैनिपुलेशन संभव है। इन सारे सवालों पर बहस चल रही है। हम भी आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास हैं एक एक्सपर्ट। हमारे साथ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर और वर्तमान में भारतीय सांख्यिकी आयोग के चेयरमैन राजीव करंदीकर जी। स्वागत कीजिए। सर बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने समय दिया और ये बता देना पहले ज़रूरी है कि आप ईवीएम के पक्के पक्षधर हैं। जी हाँ। प्रो ईवीएम है। किसी ऐसे ही पूछ रहा हूँ, भी आप आगे विस्तार से बात करेंगे, किसी एंटी ईवीएम से मुलाकात हुई आपकी? होती है? हाँ हुई है, होती है। हाँ, बात संवाद होता बात रहता संवाद भी होता है, आर्ग्यूमेंट भी होता है, पर आर्ग्यूमेंट्स का ऐसा है कि ना तो मैं उनको कन्विंस कर पाता हूँ ना वो मुझे, और ये तो पॉलिटिकल एरिना का ये तो सच है। जी, मैं उस पे आऊँगा, है ना, ईवीएम वाली। पर मैं जब इस पे बात करूँगा ईवीएम पर, मैं नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, पर मैं टेक्निकल मैथमेटिकल इस चीज बात करूँगा और आपको उसके प्रूफ बता के बोर नहीं करूँगा। मैं उसका कॉमन जो समझ सके ऐसे ही जवाब दूंगा। हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 2018 में जो कमेटी 3 सदस्यों की बनाई जी थी, हाँ। उसमें आप भी शामिल थे। जी हाँ। उस कमेटी की फाइंडिंग्स पे भी बात करेंगे। जो सवाल हैं, बतौर डेविल्स एडवोकेट वो सवाल मैं आपके हाँ, सामने जो- रखूंगा। बिल्कुल। और शुरुआत, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, आप मैथमेटिशियन हैं, स्टैटिस्टिशियन भी हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? क्या होता है? मतलब जैसे अगर मैं आम लोगों को ये समझाना चाहें कि मैथमेटिशियंस और स्टैटिस्टिशियन हमारे आसपास की कौन सी लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जनरली वो दिखता नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता। जी हाँ। तो सबसे पहले तो मैं मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स इसमें फ़र्क ही नहीं मानता हूँ। मेरे इसमें मैथमेटिक्स को हम जैसे मेरी इंस्टीट्यूट का नाम है चेन्नई मैथमेटिकल साइंसेस, मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, मैथमेटिकल नॉट मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिकल आइडियाज़ जो हैं इट इंक्लूड्स होल लॉट ऑफ थिंग्स। इट कैन बी सो स्टेटिस्टिक्स इज स्टेटिस्टिकल आइडियाज़ एक तरह से मेरे दिमाग में जो है वो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, एक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, डे टू डे जो आपने कहा लोगों से जो टच करती हैं, पीपल कैन ईजीली आइडेंटिफाई, वो एक है आज के ज़माने में। ऑल ऑफ अस पता है कि आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरनेट में बैंकिंग करते हैं या और कहीं पे भी, ये तो आपके पास एक OTP आता है, आप वो OTP एंटर कर देते हैं और आपको पूरा पाथ क्लियर हो जाता है, आपको जो करना है वो। तो इसके पीछे क्या है, OTP कैसे जनरेट होता है, और वो वाई 4 डिजिट, वाई नॉट 1 डिजिट, वाई नॉट 2 डिजिट, वाई नॉट 4, वाई नॉट 6, राइट? कुछ कुछ जगह 6 भी होता है बट 4 पे। तो इस सब का जो है वो मैथ से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी एंड कंप्यूटेशनल। इसमें उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, कितना चांस है कि कोई आपका, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने आपके पास OTP आया है पर आपने मुझे बताया भी नहीं, मैं आपको ये करके एक नंबर 4 नंबर का डाल दिया उसके अंदर। व्हाट आर द चांसेस कैन आई कैन हैक यूर अकाउंट? तो एक में तो बहुत ही सिंपल है, 10 लोग ट्राई करेंगे, एक हाथ दूसरे का हो जाएगा। तो 10 12 करते, अच्छा 4 ऐसा नंबर लोगों ने निकाला है जिन्होंने भी ये डिज़ाइन किया है कि 4 लोगों को एंटर करना भी इजी है। एक बार आप 4 नंबर पढ़ लो तो वो याद रखेगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी इस पे? तो ये इट इज़, उसका जो कैलकुलेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ये वो, पर ये सब लोग हम डील करते हैं। दूसरी चीज़ें जहाँ पे हमें मैथ्स दिखता नहीं है, ऐसी कई चीज़ें हैं। जैसे आप अरे ये तो इंजीनियर ने किया है, पर इंजीनियर ने कैसे किया? उसने मैथ्स लगाया, उसने मैथ्स ही लगाया। उसको उसकी इंजीनियरिंग के जो भी है, जैसे सड़क है, ये हाइट है रूम की कितनी होनी चाहिए, या जो भी ब्लॉक्स बने हैं वो उसके क्या होना चाहिए, वो सब उसका इंजीनियरिंग, उनकी थियरीज हैं, उनके फॉर्मूले हैं, बट अल्टीमेटली एक डिज़ाइन करने के लिए उसको अल्टीमेटली तो मैथ्स का ही सहारा लेना पड़ता है। तो मैथ्स इज टचिंग आवर लाइव्स इन मेनी वेज देन वी रियलाइज। ये बात तो सही है। बहुत सारे हमारे नौजवान दर्शक हैं और हाँ। तैयारी करने वाले लोग भी हैं, गणित में बहुत रुचि रखने वाले लोग भी हैं। अगर आप उनको एक शुरुआत में सलाह देना चाहें कि मैथमेटिशियन बनना हो, इस विधा में जाना हो,
क्या तरीका हो सकता है, अगर ये भी बताते हुए कि आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ से की हो? जी हाँ, तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैथ्स का, मैथमेटिक्स का एक ये है कि अगर आप 50 सैंपल करके 50 लोगों से बात करें तो इधर दे लव मैथमेटिक्स या Or हेट they मैथमेटिक्स। hate, yes. कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ अच्छा ही है पर मैंने वो नहीं किया, ऐसा बहुत ही रेयर मिलता है। अरे नहीं मैं उससे दूर भागा, इज अ स्टैंडर्ड आंसर। अगर आप उसमें डीपली जाएंगे तो एक आपको समझ में आता है कि टिपिकली पहली दूसरी कक्षा में एक तो टीचर, उनको कम मार्क्स आते हैं इसलिए डांट पड़ती है कि मैथ्स में, बाकी सब तो अच्छा कर लेते हो, मैथ्स में आता नहीं तुमको। अच्छा, तो कई लोगों का ये रहता है। दूसरा एक रहता है कि मम्मी पापा बोलेंगे हाँ तुम्हारा, मैं फिजिक्स जानता हूँ, फिजिक्स का कुछ भी पूछ लो पर मैथ्स का मत पूछियो मुझसे। पाँचवीं छठवीं के बाद मैं मैथ्स में मेरे ही फेल होता था, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं तो ट्यूशन कराऊंगा। आप तो वैसे बचपन से मैथ्स में होशियार रहे होंगे, मतलब जी हाँ, जाहिर है, जी। पर हियर आई कम इन अ माइनॉरिटी, क्योंकि माय फादर हिमसेल्फ वाज अ मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन, तो ये ट्रेनिंग मुझे घर से मिली। जी। पर इन जनरल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स हैं आज, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको मैथ से जितना भी फियर हो, घबराए हुए हो, बच्चे को मत बताइए। ये इस शब्दों में मत बताइए कि मैं मैथ्स का एग्जाम नहीं सॉल्व करूंगा। कोशिश की, भले ही आप कोशिश ना करें तो आप उनको, बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर आप उससे दूर भागते हैं, उससे दूर रहें, ऐसा ना करें, पहली बात। दूसरी बात, टुडे तो अब इंटरनेट पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट अच्छे सोर्स को आप लोकेट करें कहीं से भी, और बच्चों को बताएं कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। क्योंकि जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे होता है, कुछ कई बेकार की खबर आती है, वैसे कई बेकार का मैथ्स के भी ट्रेनिंग आते हैं। तो वो सब ये कैसे करें, इसका एक अलग इश्यू है, और ज़्यादा मैं बता नहीं सकता शॉर्ट टर्म में, बट लोगों, आपको किसी तरह से, या तो कोई आपको टीचर अच्छा लग रहा है, कोई स्कूल के, कहीं दूर के, आप किसी स्मॉल शहर में भी हैं तो भी आप पता करें कि जैसे बड़ी शहर का कोई टीचर हो, उनसे आप रिमोटली भी कर लें। जनरली मैं पूछना चाह रहा था कि किस तरह के कोर्सेस, जैसे एमएससी स्टैटिस्टिक्स, आई एम श्योर कोई एक कोर्स होता होगा, होता है। उसके आगे क्या होता है, मतलब वो प्रक्रिया कैसे है, अगर कोई? अभी इनफैक्ट अभी तो क्या है कि अभी तो डेटा साइंस इज द बज़वर्ड। जी, यस, ओके, तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स के बजाय भी एमएससी डेटा साइंस करें तो जॉब अश्योर्ड है आज। ओके, एंड ये मेरी इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, पर वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू एक्चुअली क्रिएट अ एमएससी डेटा साइंस प्रोग्राम। 6 साल हो गए हैं। तब ये भी सवाल था कि यूजीसी अप्रूव भी करेगी कि नहीं, क्योंकि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है विच इज़ डीम्ड। पर ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ यूजीसी कमेटी आई थी, कुछ रूटीन जो उनका रहता है उस एक्सरसाइज में, मैं तब डायरेक्टर भी था। उन्होंने एग्जाम वो करने के बाद उन्होंने कहा कि अरे आप लोग जो पढ़ा रहे हैं यही तो होता है डेटा साइंस, आप उनको अप्लाइड मैथमेटिक्स क्यों कह रहे हैं, एप्लीकेबल मैथमेटिक्स क्यों कह रहे हैं, आप उसको डेटा साइंस कहिए। हमने कहा आप रिपोर्ट में लिख दीजिए, हम कर देंगे। तो उन्होंने कहा तो कब कर पाएंगे, वो मार्च का महीना था। हमने कहा हमारा छोटी इंस्टीट्यूट है और डीम्ड यूनिवर्सिटी, हमें कहीं नहीं जाना है, आप आज देंगे, 1.5 महीने में हमारा एडवर्टीजमेंट आएगा, 3 महीने में क्लास शुरू होगी एमएससी डेटा साइंस, और वो हम कर पाए, और स्टूडेंट्स को भी उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। अब कई जगह ओपन हो गई हैं। तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं कह रहा कि ना करें, पर एमएससी स्टैटिस्टिक्स में आप में स्टैटिस्टिक्स में आगे जाके पीएचडी भी कर सकते हैं उसमें। सो जैसे इंजीनियर भी कोई इंजीनियरिंग कर सकता है, कोई आगे जाके पढ़ाई कर सकता है, एमएस पीएचडी कर सकता है, उसके बाद पढ़ा सकता है या इंडस्ट्री में जॉब कर सकता है। जी। तो मैथमेटिक्स में ये करके भी आप ईजियर टू गेट स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस जॉब्स देन विथ मैथमेटिक्स ओनली। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के आप चेयरमैन हैं, और एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये, और मैं पढ़ रहा था कि राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। जी हाँ, इसके चेयरमैन को। हाँ, बधाई आपको। थैंक यू। दूसरी बात ये कि कोई मतलब राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद आपको आपके पद से। जी हाँ, बहुत पावरफुल पद है। थोड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में बताइए, इसके काम क्या क्या हैं? तो मैं ज़्यादा इस पे ना बात करूं, क्योंकि जो ओरिजिनल आइडिया थी, ये शुरुआत हुई थी 2005 में जी। तब जो रंगराजन कमेटी की सिफारिश पे, और मैं वो अब सब खत्म होने के बाद अब वो चेन्नई में ही रहते हैं, और मैं उनसे मिला भी हूँ मोर देन वंस। जब मैं पहली बार ये
पोजिशनली उसके बाद में उनसे पे रिस्पेक्ट करने भी गया था, उसके पहले से मैं जानता हूँ, मैं रिसेंटली भी गया था। तो उनकी आइडियाज़ बहुत बहुत ज़्यादा थी। एक तरह से उनकी आइडिया थी कि ये देश में स्टेटिस्टिक्स के नाम पे पॉलिसी मेकिंग, नॉट पढ़ाई बट पॉलिसी मेकिंग में जहाँ पे भी डेटा और स्टेटिस्टिक्स, तब डेटा वर्ड भी नहीं था, स्टेटिस्टिक्स का यूज़ होता है, उस सब का सुपरविजन और डिसीजन मेकिंग ये बॉडी करे, ये उनकी आइडिया थी। पर वो फॉर वेरियस रीजंस हुआ नहीं है, अभी तक भी नहीं हुआ है। तो अभी अभी ये डिसीजन मेकिंग नहीं है, एडवाइसरी बॉडी है। कोई हमें एडवाइस पूछता है तो हम करते हैं। पर स्टेटिस्टिक्स की बात कहें तो अभी जैसे आपने कहा कि 2018 में ईवीएम वीवीपैट के इसमें सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने हमें अपॉइंट किया था 3, तब तो मैं चेयरमैन भी नहीं था। पर न तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन जानती है, न सोचती है कि देयर इज़ अ बॉडी लाइक नेशनल स्टेटिस्टिक्स कमीशन विच इज़ सपोज टू बी इन चार्ज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़। न तो उन्होंने हमें बताया, जैसे एनएसएसओ कई हाँ। तरह का डेटा कलेक्ट करती जी हाँ। है कि देश में हाँ। बेरोजगारी की दर क्या हाँ, है, वो- पुलिस का वो क्या है, routinely 50 कर- चीजें हैं। हाँ। तो वो क्या आपके सिंक में वो काम होता है, या आप कैसे, आपका उसमें कोई भूमिका होती है आयोग की? होनी थी पर कुछ कारणों से, पर अभी वो सॉर्ट हो चुकी हैं। तो अब फॉर्मली वी हैव टेकन चार्ज ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ एनएसएसओ एज वेल। अच्छा। तो वो जो भी प्लान कर रहे हैं वो हमें रिपोर्ट वो प्रेजेंट करेंगे और उसी का हम आगे डिसीजन करेंगे, उनको कहेंगे कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। तो अब के बाद जो एनएसएसओ का होगा उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी है। पहले की जो थी वो हमें बस बता देते थे कि ये किया है, आपको अप्रूव करना है। तो वो थोड़ा बदल गया है और इसके बाद से हमें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। ठीक है, मतलब डेटा कलेक्शन का ओवरऑल एक सुपरविजन का काम, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस। एनालिसिस। हाँ, बिकॉज कलेक्शन तो एक बात है जी, good- चर्निंग जो है डेटा हाँ। को, उसको लेने के बाद। ठीक हाँ। है, ईवीएम पर आते हैं। अच्छा। 2018 पे इलेक्शन कमीशन ने 3 मेंबरान की कमेटी बनाई जिसमें आप शामिल थे। जी हाँ। 2019 के चुनाव में ईवीएम से जुड़ी हुई कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आईं, जिसमें एक ये थी कि साहब 50% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए। कई तरह से चैलेंज किया गया ईवीएम को। जो आपकी कमेटी की फाइंडिंग्स थी वो वन ऑफ द बेसिस थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी याचिकाओं को रद्द कर दिया। आपकी ये जो 3 मेंबरों की कमेटी थी उसकी फाइंडिंग्स के क्या क्या बिंदुओं पे आपने डिस्कशन किया और क्या फाइंडिंग्स निकाली? तो सबसे पहले तो जैसे हमें कमेटी मेंबर बनाया गया, उन्होंने एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फ़ोन लगाया था। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कहते हैं वो, तो दिल्ली में उसकी एक सेंटर है और तो कॉल जाता है ऐसी चीज़ों में हेड ऑफ़ द सेंटर के पास। तो उनके पास कॉल गया तो हेड ऑफ़ द सेंटर मेरे करीबी दोस्त थे, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और अब प्रोफेसर भी थे, हेड भी थे। और हमने सालों पहले उन्होंने मेरे साथ इलेक्शन ओपिनियन पोल का काम भी किया था, अभय भट्ट मेरे जो मित्र हैं। तो उनको बुलाया, उन्होंने कहा मैं करूँगा। 2-4 मीटिंग्स के बाद उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा कि आप भी आ जाइए। तो हमने कहा ठीक है, मैं भी आ जाऊँगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सजेस्ट किया कि आप मुझे भी ले लें। और थर्ड मेंबर उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, टू नेम वन पर्सन फ्रॉम मॉस्पी। तो उन्होंने एक ओंकार घोष करके हैं, वो कलकत्ता बेस्ड हैं, उनको किया। तो वैसे तो मैं भी बंगाली नहीं हूँ, अभय भी बंगाली नहीं है, पर हम दोनों ISI के स्टूडेंट हैं तो हम बांग्ला में बात करते हैं अच्छे से, और ओंकार तो बंगाली ही है तो हम मीटिंग में बंगाली में भी बात कर सकते थे, कोई बात। तो हमें अच्छा, अब ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने तो खुद के अच्छा, पहले एक और बात बताऊं मैं कि वीवीपैट की शुरुआत ही हुई बिकॉज ऑफ अ कोर्ट केस, क्योंकि ओरिजिनल डिज़ाइन में वीवीपैट का कोई औचित्य नहीं था। ओरिजिनल डिज़ाइन थी कि आप डिज़ाइन अच्छे से कर लो, उस पर आप ऑल केयर ले लो तो उसमें गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। इसी से डिज़ाइन हुआ था और इसी तरह से 2004, 2009 और 2014 ये तीनों ही लोकसभा चुनाव 100% ईवीएम पे हुए थे, और लोक विधानसभा के भी सभी देश भर के बिना वीवीपैट के। नहीं, बिना वीवीपैट जी। 2014 के पहले ही ये कोर्ट केसेस हुई थी कि वेरीफाइबल नहीं है, हम क्यों इस पे ट्रस्ट करें। और जैसा हमेशा होता है, हारने वाली पार्टी कहती है कि हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, जीतने वाली पार्टी कहती है हम ट्रस्ट करते हैं। तब हारने वाली पार्टी बीजेपी थी
और उनके लोगों के भी ये थे बयान थे इसको चैलेंज करने। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी प्रवक्ता भी, उन्होंने उस समय किताब लिखी थी हाँ। एक पूरी ईवीएम के विचार को खारिज करते हुए, और उसकी प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी जी थी हाँ। उस समय। और जो कोर्ट केस जिसमें वीवीपैट आगे आया वो सुब्रमण्यम स्वामी। ओके, तो जैसे अभी हो रहा है वैसे ही हो रहा था, कई तरह की याचिकाएं आ रही थी और बाकी सबको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। एक पॉइंट जो था वो कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसके अंडर चुनाव कराए जाते हैं उसमें था कि हर कैंडिडेट को ये राइट है कि वो इलेक्शन पिटीशन में मांग कर सकता है वेरियस मांग। उसमें एक मांग ये थी कि वो रिकाउंट का ऑर्डर करवा सकता है। एक्सट्रीम तो है कि वो रद्द कर दिया जाए चुनाव, वो एक्सट्रीम है, पर वहाँ तक ना जाते हुए अगर इनफ सस्पिशन है तो ही कुड आस्क फॉर अ रिकाउंट। और इनका पॉइंट ये था कि ईवीएम में रिकाउंट हो ही नहीं सकता, आपने मशीन एक बार प्रेस कर दी, उसका जो नंबर आना है बाहर आ गया, अब रिकाउंट का मतलब क्या रहा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सका। तो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन तभी अभी जैसे रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तब भी उनके दिमाग में था, जो इतना एक्सप्रेसली नहीं कहा था कि हमने देखा है पहले क्या गड़बड़े होती थी, गोइंग बैक टू पेपर बैलेट का क्या हो सकता है, वही थॉट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब ये कहा कि आपका कहना हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर हम इलेक्शन कमीशन को अर्ज करते हैं कि वो ऐसा कुछ वर्कआउट करे कि उसको वैलिडेशन किया जा सके। पर दे डिड नॉट डिसअलाउ एंड 2014 इलेक्शंस वर हेल्ड एंड विदाउट वीवीपैट। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हैड वर्कड ऑन अ वे ऑफ डूइंग दिस वीवीपैट। इंटरनेशनल भी कुछ थॉट्स थे इस पर, वो डिज़ाइन हो गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, उन्होंने कह दिया कि हम 2019 में इसके साथ ही करेंगे। पर फिर सवाल था वो बनाएगा कौन, और बनाएगा तो उसके लिए खर्चा आएगा वो कौन। वीवीपैट का टोटल खर्चा जहाँ तक मैंने पढ़ा है 4000 करोड़ के करीब है सिर्फ वीवीपैट का। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू नॉमिनेट टू अलाउ दिस इन द बजट, और वो बनाए गए। तो वो पहली बार यूज़ होने के पहले ही ये, अच्छा, इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट ये थी, सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर इलेक्शन पिटीशन हो जाए तो उसे रिकाउंट करने का मौजूद है उपाय होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये सोचा कि हम हर एक असेंबली सेगमेंट से एक रैंडमली चूज करेंगे और वहाँ पे मैच कराएंगे। और देश भर में 2019 में 4025 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज थे। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लोकसभा सीट्स, विधानसभा सीट्स, तो कहीं 7 है, कहीं 5 है, कहीं 4 है। तो पर 543 के टोटल थे 4025। तो ये 4025 हम चुन लेंगे, वो करके बता देंगे लोगों को कि मैच हो रहा है, पीपल शुड गिव अप देयर डाउट्स अबाउट ईवीएम। दैट वाज उनकी आइडिया। तो उन्होंने 4025 कहा, तो एक पिटीशन किसी ने डाल दी कि ये तो बहुत कम है। टोटल थे 10,250 देश भर में, करीब 10,000 से ज़्यादा थे, 10 लाख से ज़्यादा थे, 10 lakhs एंड समथिंग। एंड तो 4025 इज़ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ 10 लाख, तो ये तो बहुत कम है। तो उन्होंने कह दिया कि ये नहीं चलेगा, हमें 10% चाहिए। तो ए ने कह दिया 10% चाहिए, तो और बी ने कह दिया नहीं 10 नहीं 20 चाहिए। 20 से क्या होगा? तीसरे ने कहा 20 से मेरा क्या होगा, 30 चाहिए। करते 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 50 तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि ये इलेक्शन से पहले होना ज़रूरी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑल पिटिशंस को एक साथ लेकर, किसी पे भी निर्णय कुछ हुआ नहीं था, वो सब एक साथ लेके सुप्रीम कोर्ट में उसके हियरिंग की प्रोविजन किया। इन द मीन वाइल इलेक्शन कमीशन ने हमारी कमेटी भी बना दी थी। वी ऑल्सो हैड डिस्कशंस विद मेनी अदर्स। जो लोग अब लिख रहे हैं उनसे तब भी बात हुई थी। हमने जो कहा वो समझ नहीं पा रहे थे या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या जो भी हो। याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने से पहले कमेटी बना दी थी। 10% की याचिका 10% की याचिका के बाद इसके बाद कमेटी बनाई, पर 50% नहीं थी। हाँ। हम हर मीटिंग में हम देख रहे थे कि अब 10 का 20 हो गया है, 20 का 30 हो गया है डिमांड, ऐसा। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये था कि अगर आप चाहते क्या हैं, हमारा मैंडेट, हमें ये दिया गया था कि ये सैंपल साइज क्या होना चाहिए। तो दैट इज रिलेट्स टू कि आप पे क्या कॉन्फिडेंस चाहिए।
अगर आपको कॉन्फिडेंस ये चाहिए कि पूरे 10 लाख जितने भी हैं उसमें एक भी गड़बड़ नहीं है, ऑल आर परफेक्ट, तो सैंपल साइज इज ऑल 100%। तो जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम सैंपल साइज क्या चाहिए बता नहीं सकते। जैसे आप एक बताते हैं, अगर चुनाव है तो अगर आपको नेशन वाइड किस पार्टी को कितने वोट परसेंट मिलेंगी तो उसके लिए एक होगा सैंपल साइज नेशन वाइड। अगर आपको चाहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपको करना है तो फिर और होगा। आपने कहा कि नहीं हर असेंबली सेगमेंट में करो, हर बूथ पे करो, तो अप्रोप्रिएट सैंपल साइज चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या, उसका हमें इलेक्शन की कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो हम वैसे तो नॉर्मली तो हम ये चुनाव के छोड़ के बाकी हम तो मैथमेटिशियन, स्टेटिस्टिशियन से, एकेडमिशियंस हैं, तो हमने हमारा ऑब्जेक्टिव भी खुद ही डिफाइन किया और उसके लिए क्या सैंपल साइज लगेगा वो भी लिखा और वो पूरा रिपोर्ट में है, उसको हाइड नहीं किया है। तो हमारी सोच ये थी कि समझ लिया बाकी सब की तो उनकी जो इलेक्शन कमीशन की जो लिखे हुए हैं उनके तरीके, दे आर फॉलोइंग, जो भी पहले करते थे पेपर बैलेट के वक्त वो अभी भी हो रहा है। पहले क्या करना, बाद में इतने दिन कैसे रखा जाएगा, क्या किया जाएगा। तो एक सवाल सिर्फ है कि रिमोटली इसको टच किया जा सकता है कि नहीं, हैक किया जा सकता है कि नहीं। अपनी रिपोर्ट के समय आपने इस सवाल को स्टडी किया था? हाँ, जी, कि कैन इट बी रिमोटली हैक्ड। ओके, अगर फिजिकली आपने ये दिए थे तो एक ईवीएम की जगह दूसरा ईवीएम डाल दिया तो उसको कोई भी स्टेटिस्टिक्स कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो आप प्रोटेक्ट सिर्फ कर रहे हैं, हमारा इसमें ये क्लियरली हमने लिखा है कि हैक किया जा सकता, रिमोटली किया जा सकता है कि नहीं। अच्छा, फिर हमने एक और ये किया कि अगर assume कि there is one person or one group or one entity which has figured out a way of hacking this, suppose, इसलिए नेचुरली वो एक्सप्लोर तो नहीं करेंगे किसी को, क्योंकि वो फिर पकड़े भी जाएंगे और फिर उनके पास क्या रहा, राइट। तो किसी ने बताया कुछ भी नहीं, अभी तक भी नहीं है, पर सपोज किसी के पास है, तो विल दैट एंटिटी बी हैप्पी टू टैम्पर विद वन बूथ? उससे उनको क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एमपी चेंज करा दिया तो उनको कुछ तो फायदा हो सकता है, जो भी हार रहा था वो जीत गया तो वो कुछ हो सकता है, पर वो अगर एक कर सकते तो फिर एक पे क्यों रुकेगा। सो अनलेस यू कैन मेक अ नेशनल इम्पैक्ट, वो नहीं रुकेगा। तो किसी ने कर भी लिया तो वो बड़े इस पे धमाका होगा, एक इस पे नहीं रहेगा। तो हमने एक बैक एनवेलप, हमारे असम्पशंस लेके हमने कंप्यूटेशन किया कि अगर आप ये कर दे कि 2% भी ईवीएम, मैक्सिमम एरर रेट 2% अगर किया तो भी वो नेशन वाइड तो कुछ चेंज नहीं करा पाएंगे। 1% पे गारंटी आप दे सके तो और भी अच्छा, जो भी परसेंट दे सकें। तो हमने हमारे रिपोर्ट में ये सब दिया हुआ है, ये असम्पशन है 2% पे, 1% पे ये चाहिए। हमने कहा था नेशन वाइड रैंडमली सिलेक्शन बूथ्स का, और तब तो हमारा नंबर 2% गारंटी के लिए 478 या ऐसा कुछ है कि अगर 478 जगह आप ये वैलिडेट कर दो तो यू कैन बी श्योर कि प्रॉब्लम्स इफ एनी और माल फंक्शनिंग, हैकिंग जो भी हो इज नॉट मोर देन 2%। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हम नेशन वाइड वगैरह हम नहीं कर पाएंगे, और हमने जो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया उसके बारे में आप बात कीजिए। हमने अनाउंस किया है कि हर बूथ पे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ, उसका क्या है। तो फिर हमने कैलकुलेशन करके कहा कि तो वो 4025 हो रहा है, बट वो स्टिल आपको तो 1% भी गारंटी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मैच हो गए तो वी कैन बी श्योर दैट प्रॉब्लम्स इफ एनी आर लेस देन 1% एंड विथ अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो 3 सिग्मा लिमिट्स कहते हैं, 6 सिग्मा लिमिट्स कहते हैं। वो मतलब एक तरह से अगर मैचिंग ऑफ डीएनए इज एविडेंस दैट द अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट एट द वेन्यू, वो बिना उसके भी हो सकता है क्या। तो डीएनए मैचिंग में एरर का चांसेस जो है उससे भी कम एरर है कि 4025 मैच हो गए तो एरर रेट इज लेस देन 1% पर ये मैच हो जाए। तो ये सब हमने रिपोर्ट में लिखा है, और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इसमें, मतलब इलेक्शन कमीशन का फाइनल इसमें, दिस वाज कंप्लीट रिपोर्ट वाज पुट टू इलेक्शन कमीशन।
मैं चेन्नई में रहता हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ, पर माय कलीग अभय वाज आल्सो प्रेजेंट इन द चीफ जस्टिस कोर्ट वेयर द फाइनल हियरिंग हैपेंड। और ये होता है इंडिया में, ये बताया गया है मुझे पहले भी किसी और केस के कारण, कि कोर्ट में टेक्निकल डिस्कशन नहीं होती है, वो एक स्टेटिस्टिशियन वर्सेस अनदर स्टेटिस्टिशियन हल्ला गुल्ला वो नहीं होगा कोर्ट में। तो कोर्ट में अभय हैड टू टेस्टिफाई कि यस ही इज अभय भट्ट, ही इज प्रोफेसर एट ISI, ये रिपोर्ट इज साइंड बाय हिम एंड इट इज साइंड बाय 2 others whose names are so and so, that's it। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी टेक दिस एट फेस वैल्यू एंड ऑन दैट बेसिस वो रिजेक्ट कर दी। बट उन्होंने इलेक्शन से कमीशन से कहा कि आप 1 कर रहे हैं, 1 की बजाय 5 कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने एग्री कर लिया, तो उन्होंने 20,000 ये मैच कर लिए। यहाँ पे एक सवाल है छोटा अच्छा। सा कि ये जो 5 EVM से वीवीपैट की पर्चियाँ मिलाई जाती हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं शुभाशीष मुखर्जी, वो ये पूछते हैं कि इस ऑडिटिंग का स्टैटिस्टिकल बेसिस क्या है, कि ये संख्या 5 कैसे है, क्यों है? 5 संख्या स्टेटिस्टिक्स से आई ही नहीं है, तो हम उसका स्टेटिस्टिकल इम्पैक्ट बता सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो 1% की जगह 0.25% भी गारंटी देता है। आप 5 की जगह 10 कर देंगे तो वो 0.25 की जगह 0.24 हो जाएगा, समझे ना? तो वो ये संख्या इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 की बजाय 5 कर लीजिए। हमने हमारा रिपोर्ट जो था वो था कि रैंडम सैम्पलिंग नेशन वाइड करेंगे तो 4,478 पे आपको गारंटी मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम रैंडमली तो ऐसा नहीं करेंगे, हमारा जो था कि 1 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट, असेंबली सेगमेंट, तो ये 1 भी इलेक्शन कमीशन ने चूज किया था। हमने उसकी वैलिडिटी और उसका जो इम्पैक्ट है वो एनालाइज करके बताया। 1 का 5 इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसकी स्टेटिस्टिकल तो बात आती नहीं है, पर स्टेटिस्टिक, अच्छा अब आप कहेंगे कि 1 से 5 में 1 की जगह 2.5 हो गया, 1/4 हो गया, तो वो 5 का 10 करेंगे तो फिर 1/4 की जगह हाफ हो जाएगा। ऐसा नहीं वर्क होता है। वो जैसे ये नंबर बढ़ेगा तो उसका गेन कम होता रहेगा, परसेंटेज गेन। अच्छा, एक बार ना शुरू से एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं सर, कि जैसे मैं वोट डालने गया, कोई भी एक वोटर वोट डालने गया, उसकी प्रक्रिया जो है एक बार बता दीजिएगा। कि आप 3 यूनिट्स होती हैं, है ना, लेकिन EVM का मतलब किसी आम यूज़र के लिए सिर्फ वो मशीन है जिसमें बटन बने हुए हैं, वो दबाता है बटन और उसने अपने जिस पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने वाला बटन दबा दिया। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? अच्छा, तो सबसे पहले तो वो एक, जैसे कहा, वो एक सिर्फ EVM नहीं है। EVM है 2 चीज़ें, एक तो जहाँ पर वोटर जाके प्रेस करता है वो, और दूसरा है आप बिफोर अंदर जाने से पहले आप 2-3 जगह पे जाते हैं बूथ में। हाँ, कोई आपसे नाम पूछता है, कोई वैलिडेशन पूछता है, कोई कुछ। लास्ट पर्सन जो है वो आपका फिर एक बार ये सब देख के आप कैसा, हाँ जाइए, जो लास्ट पर्सन आपको बोलता है जाइए, उसके पास एक रहता है मशीन, दैट इज पार्ट ऑफ द EVM। ओके, और वो क्या करता है कि वो एनेबल करता है कि मशीन टू एक्सेप्ट 1 मोर वोट। इसलिए आप अंदर रहते हुए आपने 3 बार भी प्रेस किया, 1, 2, 3 पे, तो जो सबसे पहले आपने प्रेस किया उसी पे रिकॉर्ड होता है, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है टिल दिस पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, जो वो बाहर जो है वो कंट्रोल यूनिट है EVM का। अच्छा, वीवीपैट ऐड होने के बाद इसमें एक और ऐड किया गया जो है जिसके अंदर एक पेपर का रोल है और उसके अंदर एक प्रिंटर है और उसके अंदर एक बॉक्स है जिसमें से आप देख सकते हैं, वो वीवीपैट है। तो जैसे अगर अभी मैं हमारे यहाँ चेन्नई में फर्स्ट इसमें पूरा वोटिंग भी हो गया है, मैं जाके वोट भी दे पाया हूँ, मेरे प्रूव करने के लिए ये भी है मेरे पास। तो मैंने अभी ये मैं बुक में पढ़ के नहीं, ये जो हुआ मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ अभी, कि हम जाके जो भी हमें वोट करना है वो हमने प्रेस किया। अच्छा, मुझे गारंटी है इस पे, पर मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये प्रिंट होता है कि नहीं होता है। जो कह रहे हैं कि 7 सेकंड इनफ नहीं है, वो इनफ है कि नहीं है, क्या समझ में आता है कि नहीं आता है। वैसे बातों में लगता है 7 सेकंड कुछ नहीं है, राइट, पर आप अगर देखिए तो 7 सेकंड काफ़ी रहता है। तो प्रिंट करते हमने प्रेस किया, वो इंफॉर्मेशन कि जो आपने किस बटन पे प्रेस किया है वो एक तो अंदर स्टोर हो जाती है मेमोरी में, ठीक है, जैसे हम फाइल सेव करके कंप्यूटर में सेव होती है उसी तरह से वो सेव होती है। दूसरी तरफ ये इंफॉर्मेशन जाती है वो वीवीपैट के पास, वीवीपैट के पास इंफॉर्मेशन जाती है, तो वहाँ से वो प्रिंट होता है। आपने जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का नाम और उनका चुनाव चिन्ह, ये प्रिंट होता है, और वो प्रिंटर
में आपको वो दिखता है, वो जो स्लॉट है उसमें स्लॉट में दिखता है। उसकी टाइम ये कह रहे हैं 7 सेकंड हैं, अब वो उन्होंने बढ़ाया है नहीं बढ़ाया मैं नहीं जानता हूँ, हमारे यहाँ पे क्या था टाइम उस दिन, पर मुझे लगा कि वो बहुत था, समय काफ़ी था, मैं समझ में भी आ गया, पर मैंने कहा नहीं मैं देखना चाहता हूँ कि वो गिर के नीचे तक जाता है कि नहीं। मैं रुका रहा, वो गिर के नीचे जाता है और फिर आप चले आते हैं। फिर नेक्स्ट को वो अलाउ कर देते हैं, तब वो अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए, तब वो प्रिंट, जब आप बाहर आ जाएं उसके बाद वो अलाउ करते हैं, वो प्रिंट के लिए एक्सेप्टिंग द सेकंड वोट कर देते हैं, तब आगे पड़ती है। इसको अगर ऐसे देखें कि 3 यूनिट्स हैं, एक बैलेटिंग यूनिट्स है, आप जहां बटन दबाते हैं, उसके बाद वो वीवीपैट है जहां से पर्ची निकल के आपके सामने आपको दिखती भी है पर्ची, बट वो चली जाती है बक्से के अंदर, और कंट्रोल यूनिट है जहां पर आपका वोट रजिस्टर हो जाता है। नहीं, कंट्रोल यूनिट पर रजिस्टर होता है कि ईवीएम पे ही रजिस्टर होता है, ये मैं टेस्टिफाई नहीं कर सकता, वो डॉक्यूमेंट्स में होगा कहीं, तो कहीं पे रजिस्टर होता है। कंट्रोल यूनिट में वैसे वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो अच्छा, फिर वहीं पे होगा जी। तो अब क्या है कि इसमें जो अभी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक आर्ग्यूमेंट एडीआर के वकीलों की ओर से रखा गया कि वीवीपैट से जो कंट्रोल यूनिट में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे कि जब बैलेट पेपर था तो ठप्पा लगाया वोटर ने और बक्से के अंदर डाल दिया, तो उसको मालूम कि मैंने इस पर ठप्पा लगाया और ये बक्सा है, अब ये बक्सा मतगणना के दिन खुलेगा तो इसमें चला गया। इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जब मैं मशीन में बटन दबाता हूँ बीप आती है, बट चूंकि रजिस्टर कंट्रोल यूनिट में हो रहा है तो बीच में एक वीवीपैट भी है, फिर कंट्रोल यूनिट है, तो वोटर को मशीन पर एतबार करना पड़ रहा है, उसको मशीन पे भरोसा करना पड़ रहा है कि हाँ मेरा वोट सही जगह गया, अनलेस पर्ची उसके हाथ में हो। तो पर्ची हाथ में आ गई तो वो कैसे कंट्रोल होगा कि वहां पे सही गया है? ये पर्ची हाथ में होना ना होना मेरे हिसाब से तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ओके, पर्ची हाथ में होने से तो जो आप देख रहे हैं अंदर वही आपके हाथ में आ जाएगी, तो आप क्या कर, हाथ में आ गई तो आप बाहर जाके लोगों को दिखा सकेंगे कि ये मैंने दिया है वोट। अगर कोई उसके बेसिस पे आपको पैसा देने वाला है, जो भी करने वाला है, वो सब हो जाएगा उसमें। तो हाथ में पर्ची लेने से, अच्छा हाथ में लेने के बाद फिर वीवीपैट काउंट कैसे होगा अगर आपके हाथ में पर्ची दे दी? इसका कोई कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रशांत भूषण ने ये मांग की थी। हाँ, मांग तो की है, बहुत की है उन्होंने कि पर्ची या तो दे दी जाए वोटर को, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये पूछा, संजीव खन्ना साहब ने, कि क्या इससे वोटर की गोपनीयता भंग नहीं होगी, जो उसका जिसने वोटिंग राइट है, क्योंकि फर्ज करें कि वो पर्ची लेकर के बाहर गया और किसी ने पकड़ लिया उसको कि भाई आप किसको वोट करके आए हैं, तो वो एक्सपोज हो सकता है कि आप इसको वोट करके आए हैं, जो उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है अगर किसी हॉस्टाइल सिचुएशन में। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं संभव है तो फिर 100% मिलान कर दीजिए। आपने कहा कि इतने 1000 करोड़ खर्च करके वीवीपैट की मशीनें बनवाई हैं और आप सिर्फ 5 मिलवाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जब खर्च इतना हो गया है तो थोड़ा सा समय इसमें लगेगा, पर मिलान करवाने में क्या समस्या है? समस्या ये मेरे हिसाब से, ये मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले से जुड़ा रहा हूँ, मैंने इस पर काफ़ी सोचा है, मैं इस पर लिखता भी हूँ, पर हमारा मीडिया भी अब है कि कोई प्रिंट नहीं करता है जो मैं लिखता हूँ, क्योंकि मालूम है सबको कि मैं प्रो वीवीएम हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की है, मेरे पास रिटर्न अभी डॉक्यूमेंट भी, आज अभी कोई कहे तो मैं अभी मेरे कंप्यूटर से निकाल के दे सकता हूँ, ठीक है, वो छोड़िए। कि बात यह है कि दिक्कत जो है वो कई अलग तरह की हैं। पुराने, अच्छा ये बताइए कि पुराने, जैसे जस्टिस खन्ना ने भी कहा कि उनको पता है, उन्होंने तो प्रशांत भूषण से ही कहा कि आप भी मेरी एज के हैं तो आपको पता होगा, भले ही आप भूल गए हो, पर मैं नहीं भूला हूं कैसे होता था तब, क्या क्या मुश्किलें थी, कि कोई पूरा का पूरा बॉक्स उठा के ले गया, कोई उसमें एडिशनल ये कर दिया, वो कर दिया। कई आप पुरानी खबरें देखेंगे, जो आप लोगों, जो यंग हैं और जो पुराने लोग हैं वो पुराने खबरें याद कर सकते हैं। तो जस्टिस खन्ना ने इसका जो जिक्र किया, तो वो पुराने बात यह है कि पेपर को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। ओके, अभी जो सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन ने जो 1 का प्लान बनाया था और वो 1 की बजाय 5 में इम्प्लीमेंट किया, वो ये है कि अगर जैसे ये हुआ कि बूथ नंबर ये रैंडमली चूज होता है, यहाँ पे काउंट करना है, तो वो वाली ईवीएम्स और उसका पूरा कंट्रोल यूनिट वो लाया जाता है, तो पूरे इसमें वीडियोग्राफी होती है, उस जहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा या जो भी कहते हैं उस पूरे असेंबली सेगमेंट का मेन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसको अपॉइंट किया होगा, वो खुद इसको सुपरवाइज करते हैं, और पूरा वीडियो ये होता है कि अगर कोई गड़बड़ करना चाहे तो भी पकड़ा जाएगा। ओके, आप समझ लीजिए उसको 100% काउंट करना है तो देश भर में
19 में ही मैंने जो बताया कि 10 लाख से ज़्यादा, विच इज़ मोर देन अ मिलियन, 10 लाख से ज़्यादा वीवी बूथ्स थे, अब वो हो सकता है 11 हो गया हो। ओके, इतनी जगह आप फुल वैलिडिटी से आप कैसे करा पाएंगे? इट्स नॉट ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा, उसमें 10 जगह भी गड़बड़ कर दी किसी ने, अब एक काउंट करते हैं कि इधर डल गया, नीचे गिर गया, कुछ भी हो गया, फिर बाहर आएगा कि हमने 10 ईवीएम्स में देखा है गड़बड़ है, तो पूरा ही ये करके, इससे मतलब जो उसका इम्पैक्ट होगा वो कह नहीं सकते क्या इम्पैक्ट होगा। अगर ये सब करना था तो पेपर बैलेट ही रखते, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सब करना 40 साल से हुआ है, ये कोई आज की सरकार या पिछली सरकार ने की हुई बात नहीं है। 40 साल से इसकी शुरुआत हुई है। 77 में इसकी शुरुआत हुई। 77 में इस पे ECIL ने काम करना शुरू किया। 82 में पहली बार केरल में चुनाव हुए जो बाद में रद्द हो गए। बाद में रद्द हुए क्योंकि वो लॉ में उसका बैलेंस ये नहीं था, इम्पैक्ट अप्रूवल नहीं था। 89 में लॉ भी अमेंड हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एनेबल्ड वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर। फिर उसके बाद बना, उसके बाद 99 में पहली बार ये किया। मैं आपको बताऊं कि 99 में जब ये शुरुआत किया इलेक्शन कमीशन ने, तब मैं ओपिनियन पोल्स में काम करता था और इंडिया टुडे के साथ ही काम कर रहा था, और इंडिया टुडे टीम के साथ मैं खुद इलेक्शन कमीशन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ प्रेजेंट था जब उन्होंने ये अनाउंस किया। और तब मैं थोड़ा यंगर भी था और इतना पता भी नहीं था क्या क्या होता है, तो मुझे भी लगा कि अरे यार, ये आज के ज़माने में तो ये बड़ा बेकार डिज़ाइन है। ये क्या मतलब है? उन्होंने अनाउंस किया कि वो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, काउंटिंग के दिन हम ये बटन प्रेस करेंगे, वहाँ लिख के आएगा कि कैंडिडेट नंबर 1 को कितने वोट, वो हम कागज़ पे लिख लेंगे, फिर उसको कंप्यूटराइज करके ऐड कर लेंगे। मैंने कहा अरे यार, आज के ज़माने में मालूम नहीं कहाँ से डिज़ाइन ले आई है। ठीक है, कोई नेटवर्किंग नहीं, कुछ नहीं। नेटवर्किंग होगा तो फिर झट से अकाउंट टोटल हो जाएगा, उसमें कितना टाइम लगने वाला है? 10 लाख हो तो 10 लाख एज सुन एज यू कनेक्ट इट हो जाएगा। तो ये क्या है? मैं तो इस ओपिनियन से बाहर निकला कि ये सब बेकार है, मैं बता रहा हूँ आपको। पर आगे जाके जब ये सब इसमें जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जितना ये हुआ है, वो देखें तो वो इसकी स्ट्रेंथ है कि अगर नेटवर्किंग है तो कोई माई का लाल ये सर्टिफाई नहीं कर सकता कि ये हैक नहीं होगा। वो कह सकता है, जैसे कोई कह सकता है कि ताला कोई तोड़ नहीं सकता बिना चाबी के, बड़े हथौड़े से तो तोड़ ही सकता है ना। तो आप क्या कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ताला बनाओगे, वो हथौड़ा भी बड़ा बना लेंगे। तो वैसे ही हैकिंग की जो है उस पर यू कैन गिव अ स्टेटिस्टिकल गारंटी, यू कैन नॉट गिव अ गारंटी कि नहीं हो सकता। तो ये जो नो नेटवर्किंग है, दैट इज द गारंटी। तो आफ्टर दैट ऑल यू हैव टू एंश्योर इज कि उनका जो क्लेम है कि उसमें नेटवर्किंग डिज़ाइन नहीं है और उसमें कोई ब्लूटूथ नहीं है, उसमें ये नहीं है, वो वाईफाई नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, वो आप सर्टिफाई कर देंगे तो वो दैट इज इनफ। हाँ, वो स्टैंड अलोन एक डिवाइस, टोटली स्टैंड अलोन डिवाइस। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें दो पर्सपेक्टिव है। एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव है जिससे आप बात कर रहे हैं, और दूसरा कंप्यूटर साइंस का एक पर्सपेक्टिव है। कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट है माधव देशपांडे, वो 40 सालों से कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। ट्यूलिप सॉफ्टवेयर के सीईओ रह चुके हैं, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंसल्टेंट के तौर पे काम करते थे। उनका करण थापर जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने इंटरव्यू किया। तो अभी क्या है कि उनका एक सजेशन है कि ए से बी में जाता है जहां वोट देते हैं, बी से सी में जाता है। तो उनका ये कहना है कि अगर बैलेटिंग यूनिट को बीच में रख दिया जाए, मैं जहां वोट दे रहा हूं एक साथ वीवीपैट की पर्ची निकले, एक साथ वोट रजिस्टर हो, तो थोड़ा सा भरोसा या ट्रस्ट बढ़ेगा। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का सवाल है, सिर्फ मैं पर्सपेक्टिव के लिए रख रहा हूँ। तो पहली बात मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट, कि पहली बात तो वो कह रहे हैं वो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ये है ये पोस्ट फैक्टो हुआ। अब जिन्होंने जो एग्जिस्टिंग कमिटी, अच्छा पहली बात जो एक्सपर्ट कमेटी है जिन्होंने ये सब डिज़ाइंस किए हैं, वो मैं उन सब से मिला हूँ। वो सब लोग कंप्यूटर साइंस में हमारे यहाँ के बड़े माने हुए लोग हैं। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, IITs, मोस्टली दे आर IIT प्रोफेसर्स, IIT डायरेक्टर्स, और उन्होंने अपने इससे एक डिज़ाइन बनाया है। हाँ, कोई भी नहीं कह सकता कि माई डिज़ाइन इज़ द बेस्ट। ओके, तो हो सकता है कि ये एग्जामिन किया जाए, वो सेम कमेटी, मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो कमेटी कैन एग्जामिन कि ऐसा करने से विल इट इम्प्रूव। पर पहली बात तो कि जो भी लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ADR को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा क्या पहले ये चेंज करने से वो कहेंगे उससे क्या हो गया, वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, उनके हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात कि कंप्यूटर साइंस पर्सपेक्टिव में मान सकता हूँ, देयर इज वन मोर विच आई कैन शेयर हियर, कि
और वो एकेडमिक इसमें भी लोगों से, मेरे भी दोस्त लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में भी हैं, कि उनका कहना है कि देखिए जब तक इलेक्शन कमीशन ने इसको सीक्रेट रखा है पूरा उसका जो डिज़ाइन है और कोड, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी उसका है वो चिप में है, कहीं पे भी है, देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर कोड एंड दैट हैज़ बीन केप्ट अ सीक्रेट, तो वो पब्लिसाइज करना चाहिए, उसके बगैर हम इसको मान नहीं सकते। ये एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। और हाँ, पेपर पब्लिशिंग कराना है तो आपको ये कोड पब्लिश करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बात भी सही है। पर अब इलेक्शन कमीशन ने किस कारण से ये किया कि हम ये कोड पब्लिश नहीं करेंगे, आई डोंट नो। अब वो लोग भी नहीं हैं इलेक्शन कमीशन में, ये डिसीजन वाज परहैप्स टेकन इन 99 परहैप्स और इवन अर्लियर व्हेन द थिंग वाज बीइंग डिजाइन्ड। फिर सवाल आता है कि फिर हम इस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मेरा इसके लिए सिर्फ जवाब ये है कि जी हाँ, ये बात तो नहीं है, पर जब तक वीवीपैट नहीं आया था मेरे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं था। मेरा ये कहना था कि नहीं, अच्छे एक्सपर्ट्स को आप लाओ, उसके ज़्यादा आप क्या कर सकते हो। पर अब जो वीवीपैट आ गया है और उसका डेटा है हमारे पास, तो अब मैं एज ए स्टेटिस्टिशियन बोल रहा हूँ, नॉट एज कंप्यूटर साइंस, मैं हूँ भी नहीं कंप्यूटर साइंस, पर समझता हूँ मैं कि स्टेटिस्टिशियन के इससे कि 10 लाख कुछ 10 लाख 25 या जो भी था नंबर, इतने इसमें से रैंडमली ओके ईच सैम्पलिंग किया है 20,625 आइटम्स को, और वो मैच किए हैं। एंड दैट गिव्स मी अ गारंटी कि errors if any are less than 0.25%, and my confidence is more than what it is when I testify for a DNA matching. इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है, ये बताइए। ठीक है, मैथमेटिकल वाले पे मैं एक बार फिर से आऊँगा, वीवीपैट मिलान पे, बट पर्सपेक्टिव के लिए एक दो चीज़ें और। माधव देशपांडे ये कहते हैं कि 1977 में ये डिज़ाइन बना था, जो बेसिक डिज़ाइन है ईवीएम का, तब से इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं जोड़े गए हैं। वो कहते हैं अंडर डिज़ाइंड है थोड़ी। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि एक चीज़ इसमें कर ही देनी चाहिए थी कि जीपीएस लगा देना चाहिए। किस चीज़ का जीपीएस? मतलब उसका मीनिंग ये है कि अगर वो गलत हाथों में चले जाए, या फ़र्ज़ करें कि एक कुछ साल पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें एक सज्जन उसको अपने घर ले गए थे और उन्होंने सेल्फी पोस्ट कर दी थी, बाद में उन पर कार्रवाई भी हुई। वो अपने तय रूट पर ही जा रही है, आने के रास्ते में ईवीएम में वोट दर्ज होने के बाद जहां जा रही है तय रूट पे जा रही है, टू मेक श्योर, और जीपीएस हैक नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि वो अटैचमेंट के तौर पर लगाया जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के नहीं। स्टैंड अलोन जीपीएस का हालांकि उससे खर्चा बढ़ेगा, बट ये उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा सुझाव है। देखिए, सुझाव तो बहुत हो सकते हैं, बट इज इट रियली नेसेसरी इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये जो भी कह रहे हैं, अब वो तो यूएस में बैठे हैं, माधव मराठे, क्या माधव देशपांडे जी। तो पहली बात तो यह है कि जो भी इसको अटैक कर रहा है, दे शुड लुक एट ऑल द डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल इन पब्लिक बाय इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने बहुत पढ़े हैं वो, ओके, मैं भी नहीं कह सकता कि पूरा पढ़ा है, पर कुछ भी अटैक करने के पहले सबसे पहले तो वो ये पूरा पढ़ें। और मैं इसको सिर्फ ये जवाब दूंगा कि जो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 2019 में मैंने, ये रिपोर्ट भी आई, कोर्ट में भी हुआ, तो मैं वेरियस सिटीज़ में कुछ और काम से भी तब मैं ओपिनियन पोल भी कर रहा था, और बॉम्बे में जर्नलिस्ट, उनका जो भी एक एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट जो भी कुछ है, वहाँ पे मेरा एक स्पीच था एंड क्वेश्चन आंसर सेशन था। तो वहाँ पर दो इट वाज अबाउट माय ओपिनियन पोल एंड माय फाइंडिंग, बट दे वर ऑल आस्किंग मी अबाउट वीवीपैट एटसेट्रा, और उस पर एक मैंने जवाब भी दिए। और मिंट या ऐसे कुछ इवनिंग न्यूज़पेपर में वो उस पर एक रिपोर्ट भी था, एंड द जर्नलिस्ट हु रोट दैट caught my answers perfectly, and the headline was EVM safer than paper ballot boxes, says Karandikar, and that is the crux. कुछ भी आप कर लो, देयर कैन ऑलवेज बी कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें ये हो सकता है, होने को बहुत कुछ हो सकता है, ओके, आई कांट डिनाई दैट, बट दैट दिस इज वे सुपीरियर and way safer and way more reliable than our old style paper ballot box. ये मेरा कंक्लूजन तब भी था और अभी भी है। तो जो आपने अभी बात कही, तो पुराने ज़माने में तो ये प्रोटोकॉल ही नहीं था कि उसको पूरा सेफ रखा जाए।
इफ़ यू गो बैक इन टाइम, जब मैं स्कूल में था, माई मदर वॉज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 1971 की बात कर रहा हूँ मैं स्कूल में था, शी वॉज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उनको पूरे बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस, सब कुछ दे दिया 3 दिन पहले, 3 दिन से मेरे घर में पड़े थे। ओके, उनको वहाँ से बूथ तक ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो दो बॉक्सेस और इतने सारे जो ठप्पा लगाने वाले पेपर वाले थे, और उसके साथ डॉक्यूमेंट जो बनाने, वो सब तो वो सब में इसमें सर एक आर्गुमेंट है कि उस समय का जो कोई भी प्रोसेस हो उसको हम आज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि हम इवॉल्व किए हैं। हाँ। उस समय लॉ एंड ऑर्डर के तमाम इश्यूज थे, कोई भी घुस के स्याही डाल सकता था, कोई भी बूथ हाईजैक कर सकता था। अभी इतना आसान नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह बेहतर है। तब आधार कार्ड नहीं थे, पर जो पहचान पत्र थे वो कैसे बनते हैं हमें और आपको मालूम है उस समय कैसे बनते थे, और अब इतना आसान नहीं है। तो वो एक अलग तरह का इशू है। एक मिनट, आपने आधार की बात की, तो जिनको अपोज करना है वो तो आधार को भी, इलेक्शन कमीशन वांटेड everything to be linked to Aadhaar. It has been objected to, and the Supreme Court has accepted that. So it is not linked to Aadhaar. Where is it linked to Aadhaar? It is not linked to Aadhaar. इस पे मैं आधार वाले पे आऊंगा, लेकिन आप जो एक बात कह रहे थे बैलेट पेपर वाली बात, एक आर्ग्यूमेंट बार बार ये कहा जाता है कि अगर बैलेट पेपर आउटडेटेड हो चुका है तो पिछले 2 दशकों में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स और अमेरिका जैसे विकसित देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद क्यों कर दिया? मैं बताऊंगा इसका जवाब, और आगे है इसके मैं ये जो नहीं, मतलब इसमें एक अवरोध जनसंख्या का है। आई नो कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, जर्मनी की जनसंख्या कम है, ये सुप्रीम कोर्ट में मसला भी उठा, लेकिन क्या मतलब? नहीं, मैं बता रहा हूँ पहली बात तो ये तो सबसे पहले इज शोइंग टोटल कि जो इंडिया में कोई चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर अच्छी है तो वो लोग क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों कर रहे हैं? तो ये तो मैं मतलब एज अ साइंटिस्ट आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिस लाइन ऑफ डिस्कशन कि वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे हमें नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, उनसे पूछिए। नहीं, वो करते थे फिर बंद कर दिया उन्होंने। ये अच्छा, दूसरी सर, मैं डेविल्स एडवोकेट के तौर पे मैं आप पे नहीं, सारे आर्गुमेंट रख रहा हूं, और ये आर्गुमेंट ये है कि वो करते थे फिर बंद किया उन्होंने। मैं जानता हूं और आपने पहले भी बताया था, पर मैं आपको एड्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं जो लोग इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनको एड्रेस नहीं, पर उसमें ये है कि वो करते थे फिर बंद किया। हाँ, वो भी बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। एक जगह ने एप्पल खाना शुरू किया, उनको पता चला कि नहीं वो एप्पल में तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, उन्होंने एप्पल खाना बंद कर दिया। आप एप्पल खा ही नहीं रहे थे, आप ऑरेंज खा रहे थे। आप ऑरेंज को एक और बार एग्जामिन कीजिए, पर ये सवाल मत पूछिए कि उन्होंने खाना बंद कर दिया, आप क्यों खा रहे हैं। तो उनके यहाँ के डिज़ाइन वो मॉडर्न थे, उन सब में नेटवर्किंग है। ओके, ऑल ऑफ देम हैव नेटवर्किंग, एंड वंस देयर इज नेटवर्किंग देन देयर इज प्रॉब्लम्स। सो जो वहाँ पे हुआ वो हमारे यहाँ के जो मैं वीकनेस मान रहा था हमारे यहाँ का, वो बाय डिज़ाइन हो या बाय चांस हो, जो भी है, बट दैट इज़ द स्ट्रेंथ। तो वहाँ पे यस, इट इज़ ट्रू कि सम जगह पूरा किया और वो उन्होंने बंद कर दिया, पर दे ऑल वर विथ नेटवर्किंग, एंड विथ नेटवर्किंग। अब ये बात करें जहाँ नहीं हो रहा है, यूएस में अभी यूज़ हो रहा है। हर यूएस में पूरे एक जगह सिस्टम नहीं है, हर स्टेट कैन डिसाइड वेयर, एंड सेवरल स्टेट्स इट इज़ देयर, and it is done by a company which refuses to disclose anything what they are doing. Okay, तो ऐसा नहीं है कि EVM as a thing is out of date. No, let us talk about EVMs in India. मैं ये आर्ग्यूमेंट कि उन लोगों ने क्यों नहीं किया वो उनसे पूछे। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि we should tom this elsewhere कि हम 1 million वोटर्स का ये जो है 1 million booths we can manage so efficiently. Others should follow us. rather than we have to answer कि उन्होंने बंद कर दिया तो आप क्यों चल रहे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आई एम नॉट हियर एज इलेक्शन कमीशन, मैं तो उनकी तरफ से बात कर ही भी नहीं सकता हूँ वैसे भी। पर ये वो लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि दे ट्राई टू गो द मैक्स, यानी दे वांटेड टू ऐड फीचर्स। जो माधव देशपांडे कह रहे थे कि वो उन्होंने फीचर्स ऐड किए हैं, बहुत किए जा सकते हैं। इट कैन बी कि भाई क्यों इंस्टेंटली हो जाए, क्लाउड पे डाल दो, पूरे 1 मिलियन जो है हर एक का क्लाउड से कनेक्ट कर दो, वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, आप सीक्रेसी भी डाल दो, उसमें क्रिप्टो सीक्रेसी डाल दो, और बस टोटल इमीडिएटली आ जाएगा। आपको इतने दिनों की जरूरत ही नहीं है। क्लाउड पे तो हैक हो सकता है। क्लाउड पे तो हैक हो सकता है। क्लाउड पे क्या, इंडिविजुअल मशीन पे भी हैक हो जाएगा वंस यू पुट अ नेटवर्किंग, तो क्लाउड पे तो हैक हो ही सकता है। अगेन एक्सपर्ट्स कैन टेस्टिफाई कि नहीं होगा, वो कहेंगे हमारे बैंकिंग सिस्टम हम उस पर चला रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं हैक हो सकता है, राइट। अब बैंकिंग सिस्टम तो इसी पे चल रही है सबकी, बैंक भी हैक हो सकते हैं तो बैंक भी वर्जित चले जाएंगे, राइट। बट डू वी स्टॉप यूजिंग बैंकिंग?
आपने ये एक आर्ग्यूमेंट सुना, जैसे प्रशांत भूषण ये बात कह रहे थे इसी सुप्रीम कोर्ट की इसी हियरिंग में कि एक जब पहले बैलेट पेपर डालता था वोटर तो वो उस पर्ची को छू सकता था। एक जो स्पर्श का एहसास है कि ये मेरा वोट है, मैंने डाल दिया। आई डोंट नो आप इसको कैसे लेंगे, थोड़ा सा ये इमोशनल किस्म का आर्ग्यूमेंट है। उससे एक एश्योरिटी मिलती है वोटर को कि हाँ मेरा ये वोट है, ये मैंने अपने बक्से में डाल दिया अपने हाथ से, मैं अपने हाथ से रख के आया हूँ अपना वोट। वो एश्योरिटी इसमें नहीं मिलती है क्योंकि इसमें 3 मशीनें हैं और एक एक करके वो ट्रांसफर होता है और रजिस्टर होता है। अब इसका कोई जवाब, देखो ये तो साइकोलॉजिकल बात हुई, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। हाँ, जो जो सिर्फ इसी से सेटिस्फाई होंगे उनके लिए तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता, पर अब टाइम इवॉल्व हो रहा है, राइट। अब पहले कहेगा, कोई कहेगा कि नहीं मैं इंटरनेट पे बैंकिंग ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है, मैं तो बैंक ही जाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि मैं ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं अभी, पर मैं खुद बैंकिंग से दूर रहता था खुद, ओके तो एक बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं मतलब शायद जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ उसके 1 साल पहले की बात है, वो तो 17 में हुआ, तो 1960 2000। अब मैं दूसरे भी काफ़ी कंसल्टेंसी करता हूँ स्टेटिस्टिकल इश्यूज़ की, तो कंसल्टेंसी तो इनकम भी है, तो वो समहाउ दैट ईयर बिकॉज ऑफ सम बंचिंग इफेक्ट, वो जो भी हो, आई थिंक क्रॉस द थ्रेशोल्ड, और मुझे सेल्स टैक्स के लिए ये करना पड़ा। और उस वक्त उनका रूल था कि यू कैन डिपॉजिट द टैक्स ओनली थ्रू इंटरनेट। दैट इज द फर्स्ट, मैं बड़ा गुस्सा भी हुआ, पर दैट इज द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड इंटरनेट फॉर बैंकिंग, क्योंकि मैं भरोसा नहीं कर रहा था ऑन कि बाकी सब तो ठीक है यार, मेरा पैसा मैं नहीं रखना चाहता ऐसे। तो इमोशनल ये तो सबका रहता। अब एक बार देख लिया आप, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन डू 10 रुपए के लेकर से 10 कितना भी करना है सब मैं कर लूंगा। भेजा है तो पहुंच गया है, देख लिया। पर ये इमोशनल बात है, इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। इस आर्ग्यूमेंट पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आई नो ये भी मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है, पर ये आर्ग्यूमेंट आता है कि जो ईवीएम बनाती हैं कंपनियां वो सब पीएसयूज हैं और वो सब भारत सरकार के अधीन आती हैं। बीईएल है या फिर ईसीआईएल है, ये दोनों, इन दोनों में से ही कोई कंपनियां ये बनाती हैं। तो ये इससे जो हियरिंग चल रही है उसमें ये बात कही जाती है कि इससे संदेह पैदा होता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है इन मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, तो इसके जवाब में मैं अगेन वी हैव टू गो बैक इन टाइम ओनली, कि पहली बात तो कि सिर्फ ये 2 करेंगी, ये डिसीजन किसने लिया है? इज इट गिवन बाय मोदी गवर्नमेंट? वाज इट टेकन बाय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट? नो, राइट फ्रॉम द टाइम, इफ एट ऑल बैक, when they designed it in the, let us count 89 to 99 as the time where the whole design happened. 89 when the law came and 99 when it was introduced. अब गिन लीजिए कितने सरकारें बनी, कितने पार्टीज ने गवर्नमेंट ये किया, कितने लोग इलेक्शन कमिश्नर्स बने, कितने लोग डिसीजन मेकर्स बने, राइट? सो the large body of people have decided this. There are multiple reasons for that. Okay, you can hold them accountable. अब आप प्राइवेट एंटिटी से कुछ भी कराएंगे तो होल थिंग बॉइल्स डाउन टू कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसमें क्या लिखा है. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट. व्हेन इट इज गवर्नमेंट ओन, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये किया है पर अब कोर्ट कुछ वर्डिक्ट आया है तो उसको आप कह सकते हो कि इसको ये भी चेंज करना पड़ेगा, वो हो जाएगा. प्राइवेट एंटिटी से आप नहीं करा सकते. दैट इज, दे विल से दैट इज योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट पार्ट ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट. सो ये क्यों किया है मैं नहीं जानता, पर उसके रीजन कई हो सकते हैं. अच्छा, ऐसा तो है ही नहीं कि जैसे ये गवर्नमेंट बदलती है तो वो पूरी इसका एडमिनिस्ट्रेशन बदल देते हैं, बॉसेस बदल देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है. इस केस में तो मैंने आपको ये बताया कि जो कमिटी जिसने ये पूरा डिज़ाइन किया है, दैट वाज अपॉइंटेड इन द टाइम ऑफ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट. वो कमिटी भी कंटिन्यू की. तो ये सरकार को हमेशा डिसबिलीव करना जो एक इंडियन फितरत है, मैं कहूँगा, जो भी चल रहा है, जो सरकार जो कर रही है वो गलत ही कर रही है हमारे लिए. ये एक है कॉमन मैन केस में, कई लोगों में. आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी बट अ लार्ज परसेंटेज. वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट. वी हैव टू लुक एट ए इशू एंड सी कि वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है. उसको आप क्वेश्चन जरूर कीजिए, बट अभी तो ये जैसे अभी ये जो 100% की डिमांड कर रहे हैं 2019 में, उनको क्यों नहीं लगाई? जो अभी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं 2019 में क्यों नहीं लगाई? 2019 में 50% की डिमांड, 50% की थी, वो रिजेक्ट हो गई. तो आप कह रहे हैं 50 भी रिजेक्ट कर दी तो अब, बिकॉज नो, दे ट्राइड टू रिवोक दैट एंड सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू टेक दैट. इन बिटवीन देयर वर एपिसोड्स. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट हैज बीन डिसाइडेड, हम नहीं लेंगे. सो दे हैव टू कम आउट विद अ न्यू आर्ग्यूमेंट. तो अब ये न्यू साइकोलॉजिकल ले लिया, 100% ले लिया, तो ये डिसबिलीफ है पहली बात. और ये जैसा अभी हमारे बातों में भी आया, पहले जब बीजेपी हार रही थी उन्होंने भी किया.
आप जब ऐसे तो मैं लोग पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूं, मैं ये मैं कह रहा हूं एज अ सिस्टम एंड कंट्री। हाँ कहिए। आप जब लोगों से ऐसे मिलते हैं तो आप इस विषय पे आपका काम है, जैसे जो बात प्रशांत भूषण कह रहे थे कि एतबार नहीं होता, छूक नहीं देगा, आपको लगता है एक इन जनरल भारत में जो आम वोटर है क्या वो ईवीएम पे भरोसा नहीं करता है? आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। शुरू में क्वेश्चन मार्क भी रहा होगा, पर अभी ईवीएम पे जो ये है, ये सिर्फ ये जो लोग कोर्ट्स जा रहे हैं या वहाँ है, आई थिंक पब्लिक एट लार्ज, मेरा परसेप्शन, ओके, मेरा परसेप्शन है कि पीपल हैव नथिंग टू, नो प्रॉब्लम विद दिस, दे आर हैप्पी कि जल्दी हो जाता है, फटाफट हो रहा है। दैट इज माई परसेप्शन, आई डोंट हैव एनी डेटा ऑन दैट। हाँ सर, एक आखिरी चीज, उसके बाद अपन चलेंगे एग्जिट पोल्स की ओर। वो जी हाँ। बहुत मजे का विषय बात करने के लिए। इसमें एक जो वीवीपैट पर्चियों का मिलान वाला जो है ना, वो एक फिलोसफिकल डिबेट छेड़ता है। वो कहता है कि साहब इतने लोगों को शक है, इतने लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, बट इससे क्या इशू पैदा हो रहा है लॉजिस्टिक्स का, कि कितना टाइम लगेगा, 10 लाख बूथ हैं, 10 लाख बूथ पे कितनी गिनती होगी। तो एक है ट्रांसपेरेंसी वर्सेस लॉजिस्टिक्स का इशू। खर्चा भी शायद बढ़ेगा अगर हम सब मिलान 100% मान लीजिए, 50% भी मिलान करते हैं तब भी खर्चा बढ़ेगा। तो इसमें इस तराजू को अगर तौलें, और इतने जब संदेह हैं तो क्यों नहीं 50% या 20% मिलान करा लिए जाएं? तो मैंने जो कहा कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है अभी इन दो जगह, दो तराजू में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द डिफिकल्टी और इन्वॉल्व इन ensuring perfect counting method for that larger number at given time। और उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई हो जाएगी तो पूरे देश में अराजकता फैलेगी, क्योंकि कहेंगे देखिए वीवीपैट गलत है, इसका मतलब इस वीवीपैट के मेथड से जो भी सरकारें आई वो सब बेकार थी, 20 साल से हमें राज कर रहे हैं, उन्होंने सब मैनिपुलेट करके किया है, तो अराजकता फैलेगी मेरे हिसाब से। अगर नहीं, पर ये जो इंश्योर करना है बड़े स्तर पर, तो ये तो वोटिंग, जब वोट काउंटिंग होती है तब भी उतने बड़े स्तर पर वोट गिने जाते हैं। नहीं, वोट काउंट होती थी कह रहे हैं आप कि होती है? नहीं, मैं वीवीपैट पर्चियों का जो मिलान है उसमें मतलब ह्यूमन एरर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ह्यूमन एरर, ह्यूमन मैनिपुलेशन, एरर एंड मैनिपुलेशन। एरर की बात तो करें तो आप नोट कर, आप बताइए आपको कहीं पे 500 रुपये देने, आप 100 का गड्डिया कितनी बार गिनेंगे, राइट? कभी विल यू स्टॉप एट वन टाइम काउंट, बिकॉज यार देखेंगे ठीक है कि नहीं है। सो मैनुअल काउंटिंग में तो एरर्स का चांस रहता ही है, पर उससे भी बड़ी बात है यहाँ पे मैनिपुलेशन की। जैसे किसी ने थोड़ा 5-10 जगह भी देश भर में मिलाकर कुछ कम ज़्यादा हो गया, गिरा दी, जला दी, जेब में भर दी, ध्यान नहीं रहा किसी का, और कहा कि नहीं मिसमैच हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? नहीं, वो तो नंबर ऑफ पर्चियां और नंबर ऑफ वोट बराबर होने चाहिए। अगर पर्चियां कम है तो समझ में आ जाएगा कि मैनिपुलेशन है। वो कहेंगे कि ये तो मैनिपुलेशन है, मैं कह ही रहा हूँ कि, और वो जिस पार्टी के निगेटिव हैं आप उनके 6 आपने गायब कर लिए। मैनिपुलेशन तो तब होगा, मैनिपुलेशन तब होगा कि जब वोट दिखा रहा है एक निशान पर और पर्ची पर कोई और निशान है। नहीं, जो वो बाद में नहीं किया। नहीं, अगर काउंटिंग के वक्त जैसे ये बाहर आया कि सपोज कि टोटल भी 10 कम है और वो जो है 10 के 10 एक पार्टी की तरफ से हैं, समझो ऐसा हुआ, तो फिर क्या काउंटर आएगा कि देखो इतने लोगों ने वोट दिया, उससे 10 ज्यादा ऐड करके वीवीपैट पे आ गए। वीवीपैट पे तो इतने ही आ रहे, ईवीएम पे 10 नंबर ज्यादा आ गया। तो मैनुअल जो मैनुअल में गड़बड़ी की बात कर रहा हूं, उसकी पॉसिबिलिटी तो कई तरह की हैं। एनी मिसमैच विल बी टेकन। हमने तो रिपोर्ट में नहीं, पर हम जब इलेक्शन कमीशन से बात कर रहे थे, हमने कहा कि देखिए आप जो मिसमैच की बात कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय मिसमैच? क्योंकि वो प्रिंटर है अल्टीमेट, जो कमिटी है वो भी कह रहे थे कि ये दिस इज द फर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड नाउ वेयर इलेक्ट्रॉनिक जो भी काउंटिंग कह लें या जो भी स्टोरेज कह लें, इट इज बीइंग टू बी वैलिडेटेड बाय अ प्रिंटर। जो प्रिंटर इज प्रोन, आप कितनी बार आप प्रिंट का ऑर्डर दे दिया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ किसी ना किसी कारण से, राइट? तो हमारा तो ये कहना था इलेक्शन कमीशन से कि आप नॉट इन रिपोर्ट बट इन आवर डिस्कशंस कि यू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय मिसमैच। तो आपने जो कहा, मेरा भी वही कहना था कि अगर ऐसा हो कि या तो टोटल नंबर में है कि कम या ज्यादा है और जो डिफरेंस है ऑल इज गोइंग टू 1, और टोटल मैच हो रहा है बट जो गड़बड़ी हो रही है फ्रॉम सिंबल के निशान, और हाँ, एक निशान पे बहुत ज्यादा आ गए, और अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो भी मैं उसको मिसमैच नहीं मानूंगा, क्योंकि वी आर लुकिंग एट व्हाट इज द थिंग वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट।
पर वो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो सब छोड़िए, आप तो हमारे इसका स्टेटिस्टिक जवाब दे दिए, वो हमने दे दिया है। पर इस पे अगर पूरा डिबेट करना है तो मेरे पास इस पे, मैंने एज यू कैन सी मैंने इस पे बहुत सोचा हुआ है, और फ्रॉम माई टोटल डिसबिलीफ कि ये अच्छी टेक्नोलॉजी 99 से लेकर अभी तक मैं टोटली कन्वर्ट हो चुका हूँ। इस पे मैंने इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के एनुअल इस पे भी लेक्चर दिया है, यूनिवर्सिटीज़ पे भी देने को तैयार हूँ, कहीं पे भी बात करने को तैयार हूँ। और मैं मेरे दोस्त लोग अदर साइड भी हैं, उनसे झगड़ा भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ हम लोग, फिर हम बाद में गपशप भी करते हैं। तो टेक्निकल डिबेट करना ऑलवेज पॉसिबल है। माधव देशपांडे एक चीज़ और कह रहे थे कि ईवीएम की जो कीज़ हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो कीज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है क्या, कि 2 नंबर दबाएं तो 3 को चला जाए। अब ऐसा है कि जब तक, अब मेरे पास तो ना तो उसका डिज़ाइन है ना तो उसका, तो इसको तो मैं कह नहीं सकता। पर आई विल कम बैक टू माई मेन थिंग नाउ कि अगर 2019 में हमने 20,625 ये मैच करके देख लिया है, स्टेटिस्टिकली प्रॉपर चोजन, ओके, आई हैव गॉन ओवर इवन द प्रोटोकॉल हाउ डू यू रैंडमनेस, बिकॉज डिफरेंट पीपल मीन डिफरेंट थिंग व्हेन दे से रैंडम, ओके। तो कई, जैसे रैंडम कई लोग कहते हैं आर्बिट्ररी, क्योंकि आप जो रैंडम एक्सेस मेमोरी हम यूज करते हैं RAM, तो वहाँ रैंडम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ आर्बिट्ररी। तो अधिकतर लोग कहते, जैसे अभी इस कमरे में हम कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, इज दिस अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 पीपल इन द सिटी ऑफ दिल्ली? मैं कहूँगा नो। तो कहेंगे क्यों? अगर 30-30 लोगों की लिस्ट बनाई तो ये भी बनी सकती है, तो इट इज़ अ ये चूज हो सकती है, तो इज इट रैंडम? वाई इज इट नॉट रैंडम? तो मेरा जवाब है कि randomness is not the thing about property of the outcome, it is the property of the method by which you have chosen the outcome, okay। तो इसीलिए I examine the election commission protocol कि जो हर जगह ये 4000 जगह पे randomness करेंगे तो पता नहीं कौन करेगा, ये तो क्या प्रोटोकॉल है उसका, वो भी पढ़ा है मैंने, वो प्रॉपर है। तो प्रॉपरली सिलेक्टेड 20,000 ऑड सैंपल किया है और वो टोटल मैच हो रहा है। तो आई से कि आई डोंट वांट टू लुक एट वेदर एक बॉक्स है, 3 है, काउंटिंग कनेक्शन यहाँ से वहाँ है, वहाँ से वहाँ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कोड पब्लिकली दिया है नहीं दिया है, आई डोंट केयर एनीथिंग अबाउट दैट। नाउ दिस इज स्टेटिस्टिकल एविडेंस मोर देन DNA मैचिंग बीइंग अमाउंटिंग टू वर्डिक्ट ऑफ डेथ। एग्जिट पोल्स की बात करते हैं, जी। आई एम श्योर जब ऑडियंस क्वेश्चंस का राउंड आएगा तो ईवीएम पर सवाल जरूर। होंगे। एग्जिट पोल्स पे आपने मतलब 98 से आप एग्जिट पोल्स, अब ओपिनियन पोल्स एक तरह से, एग्जिट पोल चुनाव के बाद होते हैं और किसी भी तरह का पोल ओपिनियन पोल कहलाता है, उससे आप जुड़े रहे हैं, अलग अलग चैनल्स के साथ आपने काम किया है, इंडिया टुडे के साथ भी आपने काम किया है। एग्जिट इंडिया टुडे के साथ स्टार्ट किया और आखिर में भी किया। सो अच्छा, तो एग्जिट पोल का जो मेथड है, अगर सरल भाषा में बताए कि हम जनरली, मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे जितने जानने वाले हैं मैं उनसे पूछता हूँ यार तुम्हें कभी मिला है क्या, वो हमारी बदकिस्मती या तो सैंपल साइज कम होता है बहुत, कि कोई एग्जिट पोल वाला मिला हो जहाँ वोट डालने आने वाले बाद पूछा भैया बताओ किसको डाल के आए, कैसे होता है, प्रोसेस क्या है? ओके, अच्छा, सबसे पहले तो ओपिनियन पोल में भी और यहाँ पे भी वो पार्ट तो सेम है, ठीक है। हाँ, आप चॉइस कैसे करेंगे वो एक अलग बात है। तो मैं आई विल डिवाइड इट इनटू पार्ट्स। तो एक इज बाय सम पार्ट यू चूज कि आप किन लोगों से बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप नहीं हुए, पर सपोज आपका नाम आ गया, आपके घर पे आ गए, या आप कहीं बाहर जाने आपको पकड़ लिया, या वोट करके बाहर आ रहे आपको रोक लिया, ठीक। उसके बाद का प्रोसेस अगेन डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ द एजेंसी विच इज डूइंग इट एंड देयर थिंकिंग। तो एक तो मेथड है कि आपसे ओरली बात की जाए कि आपने क्या किया क्या किया क्या किया। टिपिकली सिर्फ जैसे सिर्फ ये नहीं कोई पूछेगा कि आपने किसको वोट दिया, दे वांट टू कनेक्ट इट विद अ फ्यू अदर थिंग्स। तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन रखेंगे, कई जगह कई बार वो बहुत ज़्यादा भी, तो आपको कहेंगे आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पसंद है कि नहीं है, आप कहते हैं मनमोहन सिंह जी अच्छे थे या नहीं थे, आप जिस स्टेट में वहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछ सकते हैं, कोई पॉलिसी पूछ सकते हैं कि जैसे 2019 में था कि वो नोटबंदी का इशू था, वो सही था गलत था, अभी पूछ सकते हैं 370 का जाति के बारे में पूछते हैं क्या? क्योंकि हमारे यहाँ जब अरिथमेटिक, इलेक्शन अरिथमेटिक की बात होती है तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किस जाति के लोग इस बार किसको चुन रहे हैं। वो जरूर पूछते हैं या पता करते हैं, जरूर पूछते हैं। जाति के बारे में पूछते हैं, रिलीजन के बारे में पूछते हैं, आपकी इनकम के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मैंने सब अधिकतर काम CSDS के साथ किया है और उनका इंटरेस्ट इसमें रहता है कि
सोशो इकोनॉमिकली एक्सप्लेन करें किस तरह से वोटिंग इंटेंशन हुआ, तो उसके लिए तो ये सब जरूरी है। तो पूछते हैं, अच्छे से पूछते हैं। कैसे सवाल कैसे पूछना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कहीं पूछ दे कि अरे आपका रिलीजन बता दो, आपका जात बता दो, तो इमीडिएटली क्यों बताऊं, राइट? सो इट हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर वे, एंड CSDS ट्रेन्स इट्स पीपल हाउ टू डू इट, और वैसे ही किया है उन्होंने, सालों से किया है। तो अच्छा, फिर एक बात आते हैं कि किसको वोट दिया इलेक्शन के बाद के लिए, और किसको वोट देंगे इलेक्शन के पहले, सवाल पूछना है। तो अब जैसे बस में भी जाते हुए आप, हर एक का अपना ओपिनियन है कि ये अच्छा है, ये बुरा है पॉलिसी वाइज, पर वोट किसे देंगे ये लोग बात नहीं करते हैं, राइट? तो डायरेक्टली पूछे हम फेस पे कि आप किसको वोट देंगे या किसे वोट दिया, तो सवाल मैं क्यों बताऊं से लेकर के 1000 सवाल दे देंगे, अधिकतर लोग रिफ्यूज कर लेंगे, 50% तो रिफ्यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो वो ऐसे नहीं होगा। वो इसके 2-3 मेथड्स लोग अलग अलग यूज करते हैं। कुछ लोग यूज करते हैं जिसको मैं कहता हूं कि दे विल इम्प्यूट अ वोट, कि आपकी जाति पूछ ली, आपका ये पूछ लिया, वेरियस थिंग्स, सोशो इकोनॉमिक आ गया, उसके बाद आपके ओपिनियन पूछ लिए ऑन पर्सनैलिटीज एंड पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है? उसके बेसिस पे वो कहेंगे कि आप किसको वोट करेंगे। अरे हाँ, ये पक्का बीजेपी वाला है, अरे नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस ही है पहले से, इस तरह से। और जो भी पार्टी हो, बंगाल होगा तो वो लेफ्ट है या दीदी का है, जो भी है, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे इम्प्यूटिंग अ वोट, क्योंकि उनका असेसमेंट है कि नहीं, लोग जवाब ही नहीं देंगे, किसको वोट दिया तो हम क्या फायदा पूछ के। CSDS जिन्होंने ये काम काफी सालों से पहले से भी किया था, बिफोर स्मॉल प्रपोर्शन, एंड जब नेशन वाइड मनी आ गया तब ज्यादा प्रपोर्शन में किया, नंबर्स में किया। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि लोगों को बाकी सवाल फेस टू फेस कर लो, अच्छा है, और आखिर में CSDS जो करती थी, पता नहीं अब क्या कर रहे हैं, पर 10 साल पहले तक, जब तक मैंने उनसे के साथ काम किया, तब तक तो ये था कि पेपर बैलेट, जब पेपर बैलेट था तब हम डिफरेंट कलर का प्रिंट करते हैं, मैं हम बोल रहा हूं, बट क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, एंड वो खत्म ही हो गया तो उसके बाद व्हाइट में ही कर लेंगे। पर पुराने स्टाइल का पेपर बैलेट प्रिंट करके ले जाते थे, एक कार्डबोर्ड बॉक्स को अच्छे से सील करके, प्लास्टिक से ही सील करके और विद स्लॉट, और आपसे कहेंगे अच्छा आपने बाकी सब जवाब दे दिया, आप ऐसा कीजिए, अब आप कॉर्नर में जाके आपका जिसका वोट है उसको ठप्पा लगा दीजिए, फोल्ड करके लाइए और उसमें डाल दीजिए। एंड दैट रिफ्यूजल रेट वाज लाइक 8 to 10%। मोस्ट पीपल आर विलिंग, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एनोनिमस वहाँ पे वो मतलब रूप से डाल पा रहे हैं वो, ठीक है। मुझे ये बताइए कि एक और सवाल, एक और मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, एग्जिट पोल की जो आपने बात की। तो एग्जिट पोल जो होता है वो होता है एज पीपल आर कमिंग आउट, एज दे आर एग्जिटिंग द बूथ, दैट्स व्हाई द नेम एग्जिट बूथ, एग्जिट पोल, ओके। अब उसमें डिफिकल्टीज हैं। एक डिफिकल्टी है कि हमारे जो रिकमेंडेड रैंडम सैम्पलिंग मेथड है कि वी रैंडमली चूज रिस्पॉन्डेंट्स, अब वह कैसे होगा? हम रैंडम, अगर कोई, आप मान लीजिए आप में से कोई भी, आप एग्जिट कर रहे हैं पोलिंग के बाद, और कोई खड़ा है एक लिस्ट लेकर और पूछेगा सर या मैडम आप देखिए आपका नाम इसमें है क्या, आपका नाम होगा तो आपसे हमें सवाल करना है, कौन रुकेगा? कोई अरे बेवकूफ़ खड़ा है यहाँ पे, राइट? नोबडी विल स्टॉप। सो दैट इज नॉट डूएबल, नॉट प्रैक्टिकल। इसलिए वहाँ के लिए जो होता है प्रोटोकॉल, वो होता है कि एन्यूमरेटर को बोल दिया जाता है कि आप ऐसा कीजिए कि ज़रा मिक्स्ड लाइए क्राउड, और 1 in every 10 ले लीजिए, तो वो जेंडर ट्राई टू बैलेंस करेगा, एज जो, एज पीपल आर वॉकिंग आउट ही हैज टू डिसाइड फास्ट, राइट? तो थोड़ा एज ट्राई टू बैलेंस करेगा, थोड़ा रिच पुअर भी ट्राई टू बैलेंस बाय जजिंग योर इनकम बाय योर ड्रेस विच इज नॉट क्वाइट करेक्ट, बट इस टाइप का ये करके वो करते हैं, ठीक है, जो चूज करेंगे। फॉर्मली CSDS के साथ शायद हमने 1 या 2 बार एग्जिट पोल में पार्टिसिपेट किया मैंने, और दिस वाज स्टेट इलेक्शंस, एंड व्हाट वी सॉ वाज कि व्हाइल आवर डे टू डे डोर टू डोर पोल में आवर सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स इन आवर सैम्पल एंड टोटल बहुत बढ़िया मैच हो रही थी, इलेक्शन के इसमें, एग्जिट पोल के इसमें ऑल गड़बड़ था। सो वी आर कन्विंस कि द डेटा इटसेल्फ इज नॉट वेरी रिलायबल, रिप्रेजेंटेटिव, रिलायबल इन द सेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे बड़ा डिविएशन जो आया था वो जेंडर में था, 80% ऑफ दिस वाज मेन एंड ओनली 20% वीमेन। तो ये बात है करीब 15 से ज़्यादा साल पहले की। तो थोड़ा एक तो पब्लिक परसेप्शंस भी बदले थे। मोस्ट ऑफ आवर एन्यूमरेटर्स आर मेन, बॉयज़, और
अननोन लड़की या वुमेन से रोक के आपसे बात करने में झिझक भी थी, तो कन्वीनियंट भी था कि उसको ही चूज करना है किससे बात करना है, तो वो 80% मेन हो रहे थे उसमें। इस तरह से ये समथिंग विच वी कुड ऑब्जर्व, तो इस तरह के बायस भी आ सकते। सो CSDS और हमने क्या उन्होंने तय किया, और आई लाइक दैट आइडिया वेरी मच, दे क्रिएटेड अ न्यू थिंग विच दे कॉल डे आफ्टर पोल, कि जैसे अगर दिल्ली में कराना है तो दिल्ली में जिस दिन भी इलेक्शन होगा, शायद 26 मई को है इस बार, या 25 मई, 25 या 26 मई में है, तो दिल्ली में जिस भी मेथड से हमें चूज करना है, अगले दिन उनके घर जाएंगे। वी विल रिक्रिएट आवर pre-election thing to, and this is a phrase again coined by Yogendra, day after poll. योगेंद्र यादव, योगेंद्र यादव एक खास दोस्त है मेरा पुराना, साथ आपके खास दोस्त हैं, पर अब उस खेमे में है जो कह रहा है कि अब वो पॉलिटिशियन हो गया है बॉस, अब तो कहना ही पड़ेगा। पुराने जमाने में उससे मैं डिबेट कर सकता हूं अच्छे से, फोन पे बात होती रहती है, अभी फोन पे बात होती है, बट वी स्टे क्लियर फ्रॉम पॉलिटिकल डिस्कशन। फोन पे बहुत कॉमन नहीं है पर होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पर ये है कि एग्जिट पोल्स आमतौर पे गलत, जब कभी गलत साबित हो जाते हैं, उसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015, बिहार विधानसभा चुनाव 2015, 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, किसी ने प्रोजेक्ट नहीं किया था। मतलब एग्जिट पोल्स में तो खैर कहा गया था, बट जो वहाँ से आए थे ग्राउंड से, उसमें नहीं था। तो खासतौर से बिहार और दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव थे, 2004 का लोकसभा चुनाव, उसके एग्जिट पोल्स जब अगर गलत साबित होते हैं तो उसके इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, क्या रहते हैं हम कि इसमें क्या गलती हुई होगी? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आई कांट आंसर फॉर एवरीबडी एल्स, ओके, नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक एक तो सबसे बड़ी बात है कि अदर देन, एज फार एज आई नो, ओके, अदर देन CSDS, nobody else believes in randomization the way CSDS follows that protocol that is written by statistics textbook. जब मैं शुरुआत हुआ एज अ स्टेटिस्टिकल एडवाइसर, तब तो मैं पूरा थेरेटिशियन था और मैंने उनको जो भी एडवाइस दिया पूरा टेक्स्ट बुक एडवाइस दिया, एंड दैट रफली मैच व्हाट दे वर डूइंग। जो भी मैच नहीं कर रहा था उन्होंने चेंज कर लिया, बिकॉज दैट वाज द आइडिया ऑफ योगेंद्र ब्रिंगिंग मी इन द फर्स्ट प्लेस। सो दे आर डूइंग प्रॉपर स्टेटिस्टिकल रैंडमाइजेशन पोल, ओके, अदर्स डोंट क्वाइट डू दैट। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते या उनको पता नहीं है, पर उसके लिए खर्चा ज़्यादा होता है, बहुत बहुत खर्चा होता है। एक थम नंबर बताऊं मैं आपको कि एक, अब ईयर भी याद नहीं मुझे, पर जो CSDS का कोट था, वो कोट, वो तो पर सैंपल करेंगे इंटरप्रेट, कितना सैंपल साइज होगा अलग डिसीजन करेंगे और पर सैंपल कोट करेंगे, जो फाइनेंसियर्स एट द अदर एंड, ओके, दैट वाज 6 times द कोट ऑफ AC Nielsen पर सैंपल। अब AC Nielsen इन मल्टीनेशनल है, प्रॉफिट मेकिंग है। CSDS claim and practice is there is no profit, it is only covering expenses, because that is data is useful for their research. But the whole thing comes down to the methodology by which you are choosing the sample. Randomization nobody else does. और बाकी का जो है ये मेरा गेस वर्क है। अब नाउ जो कहूँगा मैं कि either they don't believe in their poll that much, data that much, and अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, and then they overwrite it by expert opinion. और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कोई डेटा भी नहीं है, अपने मर्जी से लगा दिए नंबर। आई एम नॉट सेइंग अदर्स आर डूइंग इट, मोस्ट अदर्स आर डूइंग, आई नो वेरियस एंटिटीज इन्वॉल्वड, आई दे आर माय फ्रेंड्स आल्सो, ओके। सो वो करते हैं, पर दे डोंट, दे से इवन इफ आई बिलीव इन रैंडमाइजेशन आई कांट डू इट, क्योंकि नोबडी विल गिव मी मनी फॉर दैट। तो जब गलती होती है, अच्छा, उसमें गलतियों में और भी कुछ कई हो सकता है। अगर आपने कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि जो आप जा रहे हैं, लोग वो घर बैठ के नहीं फॉर्म भर के भेज रहे हैं आपको, जो एक्चुअल जा रहे हैं सैंपल करने, राइट, तो उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। तो CSDS के इसमें तो वो सब, पहली बात तो एन्यूमरेट, ऐसा कोई नहीं है कि वो आज जाके पूछ रहा है कि आप कोलगेट या पेप्सोडेंट कौन सा पसंद करते हैं, कल पूछ रहा है कोक या पेप्सी, परसों पूछ लिया कांग्रेस या बीजेपी, ऐसा तो तो जो मार्केट रिसर्च एजेंसीज पोल होता है, उसमें तो आप क्या करोगे, हर दिन उनको, वो एम्प्लॉयज हैं, उनको आज ये सर्वे करना है, कल और कुछ सर्वे करना है, राइट। वेयर CSDS के इसमें जो सर्वे होता है, अभी भी चल रहा है, ओके, एज फार एज आई नो, क्योंकि उनमें कई दोस्त लोग हैं मेरे। योगेन वॉज नॉट द ओनली फ्रेंड, बट योगेन के थ्रू सबसे मुलाकात हुई है। सो वो अभी भी ये करते हैं कि वो
प्रॉपर सैम्पलिंग करते हैं और घर जाके करते हैं। हालांकि उनके पास अब सपोर्ट कम है, वो नंबर उनके काफ़ी कम हैं। आप देखेंगे कोई भी जो नेशन वाइड डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं उनके उसमें वो उनका CSDS का नहीं रहता है, अलग केस में ही रहता है। CSDS has also taken a conscious, as far as I know, अब वो they do not want to make a projection of seats, okay? क्योंकि इनफैक्ट 10 साल जो मैंने CNN IBN के साथ काम किया उसमें वो इवन द कॉन्ट्रैक्ट्स वर वेरी क्लियर। द कॉन्ट्रैक्ट विद CSDS was for data work and they give the data to CNN IBN and I take that data and from the data I make the seat projection. हालांकि I and Yogendra were working together and directly I will get the data, but contracts में ये था कि उनकी responsibility थी was proper data, my responsibility of vote to seat conversion. और I can proudly say कि I had a 10-year जो उनके साथ काम किया वो one stable arrangement of data collection and analysis, और वो 10 इसका पूरा data मैंने एक जगह रखा हुआ है। I had given a talk in Hindu Center in Chennai, run by Hindu newspaper group, and उसका पूरा उनके इस पे आज भी वो अवेलेबल है। मैं आपको, आप चाहें तो नहीं, आप सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, चुनाव चल रहा है, मुझे मालूम है आप ऑफिशियली सेफोलॉजी में अब नहीं जा सकते हैं, आप एक पद पे हैं, लेकिन मैं आपको फ़ोन करूंगा 1 जून के बाद जब एग्जिट पोल्स आएंगे और आपसे पूछूंगा कि डेटा पे आपका प्रोजेक्शन क्या है। फ़ोन पे व्हाट्सएप कॉल पे बात कर लेंगे। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये बात सही है कि ऑफिशियली मैं नहीं पार्टिसिपेट हो सकता, पर मैं इनफॉर्मली भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मेरे पास उतना ही डेटा है जितना आपके पास है। ठीक, पर हम बात करेंगे। एक चीज़ ये बताएं कि नेशन बिल्डिंग के लिए, है ना, एक नेशन के लिए डेटा कलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह का डेटा कलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल वो निभाता है, इसको अगर आप आसान भाषा में समझें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि देखिए आइडियली, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो आज हो रहा है पहले नहीं होता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले होता था आज नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, इम्प्लीकेशन नहीं है, पर नेशन वाइड डिसीजन मेकिंग में डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ओके। और हिस्टोरिकली आप जाएं तो आपको ये सबको आश्चर्य होता है कि इंडियन कैबिनेट फर्स्ट हैड अ स्टैटिस्टिकल एडवाइजर बिफोर हैविंग अ साइंटिफिक एडवाइजर। आई एम गोइंग बैक टू 1947 के बाद की बात। PC Mahalanobis, founder of ISI, was the first statistical advisor to the cabinet before the cabinet or the PM got a science advisor. तो इम्पोर्टेंस, क्योंकि हर चीज़ के लिए कि आपको जैसे आप अब दो टुडे इट इज़ ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ऑन दैट, बट आई थिंक एट दैट टाइम इट वाज द राइट वन। जो सेकंड 5-year प्लान और इंडस्ट्रियलाइजेशन डिसीजन, ऑल दीज डिसीजंस और उनकी पॉलिसीज वर मेड बेस्ड ऑन डेटा कि व्हाट इज नीडेड फॉर द कंट्री, राइट। सो दैट थिंग स्टिल कंटिन्यूज कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ये चेंज हो रहा है तो गवर्नमेंट पॉलिसी शुड एड्रेस दैट। और अभी ये कुछ सालों पहले की बात है, आई डोंट नो कितने साल पहले, बट आई थिंक इधर शुगर को लेकर ये हुआ था कि शुगर एक्सपोर्ट अलाउड है या नहीं अलाउड है, ये चेंज होते रहता है, ओके। एंड दैट इज टू डू विथ व्हाट इज द शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया एंड व्हाट इज द प्राइसिंग, एंड वी हैव टू गारंटी अ मिनिमल प्राइस, तो इसके लिए होता रहता है। देयर वाज वन एरा, I forget which years, but when they allowed sugar export, and then they found that ज़्यादा export हो गए तो then they had to import sugar at a much higher price than MSP. Okay, so mismatch of data से इस तरह के हो सकता है कि आप किसानों को तो आपने MSP ये करके दे दिया है और अब आपके यहाँ शॉर्टेज हो रही है, अब आपके पास और कोई, या तो देश में बिना शक्कर के जाए लोग सब आपको गाली देंगे, या तो फिर आप अलाउ कर लो इंपोर्ट विद अ हायर प्राइस। तो ये एक एग्जांपल हुआ। तो ये इंपॉर्टेंस तो नेशन। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए, कोविड। अब किसी और देशों ने कह दिया कि हमें पूरा लॉकडाउन करना है। ये लॉकडाउन, ये शब्द ही किसी ने नहीं सुना था, राइट। जब मैंने पहले सुना कि इटली में ऐसा हो रहा है, आई हैड बीन टू द सेम सिटी मिलान वेयर ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड, लॉकडाउन एटसेट्रा। तो मैंने मेरे दोस्त लोग जो लॉकडाउन में घर बैठे उनसे मैंने ईमेल एक्सचेंज किया। आई कुडंट बिलीव कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मालूम नहीं था कि इन 3 weeks वी विल बी फेसिंग द सेम, राइट। तो ये डिसीजन लेना है, कैसे लेंगे आप? तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बताने पड़ेंगी डेटा लेकर, नेशन इंटरनेशनल, नॉट ऑन सैंपल बट वॉट एवर। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इन डिसीजन मेकिंग, be it corporate for its profit and be it for the country for the welfare of the country, it is extremely important, okay। बहुत ही हमेशा हैंडफुल रहता है डेटा। एक डेटा और है, डेटा कलेक्शन की बात है कि इसमें होना चाहिए, मांग है, विपक्ष की कई पार्टियां चाहती हैं कि ये डेटा कलेक्ट किया जाए।
वो डेटा है जाति जनगणना का, कास्ट सेंसस का, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर मैं अपनी राय कुछ देना नहीं चाहूँगा, पहली बात, क्योंकि वो पर्सनल डिसीजन हो जाएगा। नहीं, मैं पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से नहीं, पॉलिसी मेकिंग भी हो, ये पॉलिटिकल जजमेंट है, ये ना तो स्टेटिस्टिक्स वर्जन है ना मैथमेटिक्स वर्जन है। ओके, ये पॉलिटिकल जजमेंट है। ओके, और दूसरी बात आप कहें तो आप नहीं, ये पॉलिसी मैटर्स नहीं है, मतलब आई नो कि ये सिंस ही मैनिफेस्टो में आ गया है तो एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, ईवीएम भी सर एक पॉलिटिकल इशू ही बन गया है, पर नहीं, आई विल पॉलिसी मैटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू आई विल टेल यू वन मोर थिंग हियर। सी, ईवीएम और whether EVM should come at all or it should have been a paper ballot, that was a policy decision based on anticipation कि कहाँ which way we are going और क्या difficulties हो सकती है। Okay, so it is not just a political decision, EVM bringing in EVMs. Okay, likewise some other policies जैसे लॉकडाउन करना है कि नहीं करना, it was a policy decision. ये मैं policy decision नहीं मानता हूँ, it's a political decision. And we have to look at the views expressed by people in the past. In fact, कांग्रेस की तरफ से ही there is one group, एक ही वोकल है उनमें, वो कह रहा है कि ये हमने कभी नहीं कहा, हम कहते थे कि हम इस सबसे परे हैं और हम ये क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी आवाज़ आ रही। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है, क्लियरली पॉलिटिकल डिसीजन है। जैसे रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो अब ओरिजिनली तो इट वॉज ओनली SC/ST. Mandal Commission and all this was added several years down the road, right? तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये पॉलिसी डिसीजन नहीं है। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि पॉलिसी है, बट ठीक है, इट्स ओके। नहीं, माय व्यू ऑफ दिस इज, आई नो कि पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिकल हो गया है, बट पॉलिसी भी है। ओके, सो आई विल गिव इट वन मोर नुआंस, प्राइमरीली पॉलिटिकल, देन इसलिए आप इस पे बोलने से बचना चाहते हैं। ठीक है, फेयर इनफ। और अब सवालों की ओर बढ़ते हैं जो हमारे ऑडियंस आपसे जरूर। हेलो सर, जब से ईवीएम आई है तब से कुछ ना कुछ सवाल उठ रहे हैं, चाहे आप नेताओं की बयानबाजी देख लें या फिर अगर आप ईसीआई का इंस्टा हैंडल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी देखें तो भी बहुत ज़्यादा जागरूकता उनकी तरफ से नहीं फैलाई जाती है। अगर आप पोस्ट वाइज देखें, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन की ओर से आम लोगों को, जो वोटर्स हैं, उनके बीच ईवीएम की विश्वसनीयता पर उतनी जागरूकता नहीं फैलाई गई जितनी फैलाई जानी चाहिए थी? शायद इसीलिए इतने सवाल उठते जा रहे हैं लगातार। इसका जवाब मैं एक अलग तरीके से दूंगा। आप कोई भी प्रोडक्ट का आप उसके रिव्यूज़ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उस पर जो लोग उनको गाली दे रहे हैं वो आते हैं नेगेटिव्स। इट्स मच ईजियर टू क्रिटिसाइज समथिंग देन टू से समथिंग इन सपोर्ट। ओके, तो एक तो ये एंगल हुआ। दूसरी बात है कि जो लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उस पर लिख रहे हैं, have they even read all the documents which Election Commission makes it available publicly? Huge amount of documents are there. They are all being answered there. They have FAQs on that. So many questions are already answered there, and then the Election Commission, if formally gives an answer on the social media, that becomes liable for legal challenges. तो किसी बंदे ने उसमें एक गलत बोल दिया तो इट विल बिकम अ लीगल इशू। सो देयरफॉर इलेक्शन कमीशन बाय इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू गिव एनी आंसर्स ऑन सोशल मीडिया। जागरूकता बनाने की बात कहें तो हाँ, और ज़्यादा की जा सकती है, करना चाहिए, पर सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म जो करते हैं लोग सीरियसली, यानी सोशल मीडिया में लिखना एक बात है, पर कोर्ट में जाना है तो दे शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर मेड अवेलेबल इन पब्लिक। ह्यूज अमाउंट इज देयर। मैंने खुद ने तभी पढ़ा जब उन्होंने मुझे उस कमेटी का मेंबर बनाया। उसके पहले मेरे व्यूज काफ़ी थे पर वो ओपिनियन थे। थैंक यू सर। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी ही एक बात से सवाल लेना है। आपने कहा कि अगर किसी वोटर को इस बात पर शक है, शुबहा है कि ये जो मशीन में, क्योंकि 3 मशीनें लगी हुई हैं, एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट, एक वीवीपैट, तो वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट में जो डाटा जा रहा है उस पर अगर उसको शक है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई पारदर्शी सिस्टम तो है नहीं, तो आपने कहा कि ये साइकोलॉजिकल है। इस पर एक थोड़े से एक सवाल था कि क्या ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं होनी चाहिए, बजाय हमारे ऊपर, वोटर्स के ऊपर इस चीज़ का ओनस डाल करके कि हमें एक पारदर्शी सिस्टम मिले? जैसे आपने बैंकिंग का उदाहरण दिया, अब बैंकिंग में आपके पास विकल्प है। आप, मेरे पिताजी आज भी बैंक ही जाते हैं, ऑनलाइन सिस्टम नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं खूब यूपीआई इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें विकल्प है। लेकिन वोटिंग में मेरी पूरी डेमोक्रेसी, मेरा पूरा फ्यूचर, इस देश की हर पॉलिसी, सब कुछ उसी पर डिसाइड होगा। तो उसमें तो 1% का भी आप बिल्कुल कोई बेनिफिट डाउट नहीं दे सकते हैं, वो बिल्कुल 100% होना चाहिए। हमारे जो दुकान के बाहर नंदू चाय वाले भैया हैं, उनको अगर 1% का भी डाउट है तो ये बहुत डेमोक्रेसी को क्रम्बल करने वाला तरीका क्या नहीं बन पाएगा?
पर अब ये सवाल आता है कि कैसे किया जाए। कोई देखिए, क्रिटिसिज्म देना एक बात है और उसका सॉल्यूशन देना दूसरी बात है, ठीक है। तो अगर यही लोगों का व्यू है, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ईवीएम के बजाय हमें तो पुराने इस पे ही जाना है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ठीक है। कमिंग बैक टू जो साइकोलॉजी की बात हुई थी वो अलग कॉन्टेक्स्ट में थी। मैं दैट वाज अबाउट द सजेशन बाय माधव देशपांडे कि ऐसा कनेक्शन की बजाय ऐसा कनेक्शन किया जाए, उस बारे में मेरा कहना था कि उसका साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। दैट डिफरेंट करेक्शन इज नॉट गोइंग टू गिव समबडी मोर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, इट वाज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और मैं दूसरा ये कहा कि साइकोलॉजी के लिए तो कोई आंसर नहीं है, ओके। सर मेरा एक सवाल था इस पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर कि जैसे 100 लोग हैं, 100 में से 80 को वोट देने का अधिकार है, 60 जाते हैं बूथ पे वोट देने के लिए, उनमें से 30 का जो वोट है वो कैलकुलेट होता है और उसकी वजह से लोग मतलब आपका नेता चुना जाता है एंड देन वो 100 के लिए पॉलिसी बनाता है। ये मुझे कहीं कुछ हद तक ये अनजस्टिफाइड लगता है। इसके लिए एक मतलब अब जैसे आपने बताया क्रिटिसिज्म करना है देन उसका सोल्यूशन, तो मेरे पास एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती हैं और एक सजेस्टिव थ्योरी चलती हैं कि उसमें कहा जाता है कि आप जितने लोगों का वोट पड़े हैं, जो जो विक्ट्री इनको मिली है अलग अलग पार्टीज़ के, उनके रिप्रेजेंटेटिव का एक रेशियो निकालिए एंड देन उनको पार्लियामेंट में भेजिए। जो भी लोग जीते हैं, जो हार गए उनको घर में बैठा दीजिए, वो किसी भी पार्टी का डजंट मैटर। नहीं, तो फिर किसको भेजेंगे, आपने समझ नहीं पाया। मैं सर ये कह रहा हूँ, मतलब उसमें ये थ्योरी में कहा जाता है कि जैसे अलग अलग पूरे देश में चुनाव हुए हैं 543 के, और उनमें से जो भी जीता है एंड देन उसका एक रेशियो निकाला जाए, मतलब मैक्सिमम जिसको वोट मिला है ओके, उसका डजेंट मैटर कि कौन सी पार्टी जीती क्या नहीं है, मैक्सिमम जिसको वोट है देन उसको पार्लियामेंट भेजा जाए, उसकी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी। किसको भेजा जाए अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका कहना। मैक्सिमम वोट जिसको भी मिले, तो वो तो अभी की सिस्टम है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको वोट्स के मैक्सिमम, अकॉर्डिंग सर, सीट्स के अकॉर्डिंग नहीं, वोट्स के अकॉर्डिंग, हाँ। पूरा वोट्स पे मैक्सिमम वोट जिसको मिल रहे हैं, सीट्स के अकॉर्डिंग नहीं। नहीं, अभी भी मैं देखिए, तो आप कह रहे हैं कि पूरे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूएंसी के बजाय नेशन वाइड, जो जैसे अगर बीजेपी को 40% मिलो तो उनके 40% एमपी होना चाहिए, ये कह रहा है आपका क्या? ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो ये तो कई देशों में होता भी है, कई देशों में इसका मिक्सिंग भी होता है कि हाफ ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हाफ इज ऑन दिस बेसिस। तो ये तो डिसीजन विच हैड टू बी मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। इट इज नॉट ए डिसीजन टू बी मेड टुडे बाय यू और मी, वी कैन चेंज इट। वेदर इट इज बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट, दैट सुप्रीम कोर्ट झगड़ते रहेगी। पर इसका एक प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो ये है कि उस मेथड से यू आर नेवर गोइंग टू गेट अ स्टेबल गवर्नमेंट, इट विल हैव टू बी ऑलवेज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। It has its own pluses and own minuses. Now what do you choose is your choice. हमारे यहाँ तो proportional representation at as a और नहीं है, but highest one gets to go is basis of constituency. India borrowed this exactly as it exists in the UK. Okay, exactly. That is the UK system which we have borrowed. US में it is winner takes all at the level of the whole state. तो कैलिफोर्निया में तो मैं जो है उनके पूरे वोट तो वो डेमोक्रेट्स को ही जाएंगे, देयर इज नो वे हिस्टोरिकली या आगे भी आने वाले टाइम में। तो वहाँ पे इट इज विनर टेक ऑल एट स्टेट लेवल। सो ये चॉइस जो है वो अगेन इट्स इज अ डिबेट, और ये जो है वो पॉलिसी हैज टू बी मेड एट वन पॉइंट एंड वी हैव टू गो बाय इट कांट बी, वी कैन डिबेट इट, वी कैन से इज नॉट राइट, आई थिंक इट शुड बी दैट, देयर आर प्लसेस एंड माइनसेस, यू हैव टू मेक अ चॉइस। नमस्कार सर। सर मेरे सवाल के दो हिस्से हैं, एक सवाल है और एक आपने एक बात कही और अक्सर कहा जाता है ईवीएम के पक्ष में, तो उसका काउंटर है। सवाल ये है कि जब भी कोई ऐसी नीति बनती है या किसी बात पे विचार होता है तो आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ परंपरा है। तो आपकी नॉलेज में जो भी ईवीएम के खिलाफ शिकायतें आई हैं वो राजनीतिक दलों से ही रही हैं या आम लोगों ने भी चिट्ठी लिखकर या किसी भी जरिए अपनी शिकायत, अपनी आशंका ईवीएम के खिलाफ पहुँचाई है चुनाव आयोग तक? पहला सवाल। दूसरा, जो कहा जाता है ईवीएम के पक्ष में, आपने भी एक चर्चा में एक बात छेड़ी थी कि जब बैलेट से वोटिंग होती थी तो बूथ कैप्चरिंग होता था। आज के किड्स को शायद नहीं पता होगा, बट बूथ कैप्चरिंग का दौर हम 80s वालों ने देखा है। तो वहाँ तो ये होता था ना कि हम बूथ पे चले गए और पर्चे तो होते थे, उन्हीं पर्चों को इस्तेमाल करके बॉक्स में डाला जाता था। तो वो तो आज भी पॉसिबल है कि हमने बूथ कैप्चर कर लिया और ईवीएम पे सारे बटन दबा दिए, तो वो तो टेक्निकली आज भी पॉसिबल है। तो ये दो बातें हैं सर। ठीक, एक मेरा कन्फ्यूजन हो रहा है अभी। पहला क्वेश्चन अलग से बताइए तो मैं। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आम जनता ने भी जो है, हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ आम जनता की तरफ से एज सच रिप्रेजेंटेशंस नहीं आए हैं, ओके। और इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा
कि with all the things in 2019 and court case, Supreme Court, etc., the option of individual candidates filing a election petition and justifying it, raising their doubts, ये open था. But as far as I can figure out, not a single election petition was done to get recount on the booths. Okay, number one. दूसरा जो था, क्या था दूसरा? Sorry. बूथ कैप्चरिंग वाली बात। बूथ कैप्चरिंग वाली बात तो हाँ, वो तो जब पहले तो और कुछ होता था, आपने सुना भी नहीं है क्या होता था तब. ओके, पहले तो पूरा का पूरा वो बॉक्स उठा के ले गए, दूसरी जगह दूसरा ही डाल दिया पहले से. ये भी हो सकता था. वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो वो तो आज भी हो सकता है. वो तो आज भी हो सकता है, तो उसको तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये गिव्स अ बिगर गारंटी. नो, इट इज एटलीस्ट ऑन अदर एस्पेक्ट्स इट इज गिविंग कंट्रोल. वो कर सकते थे तो यहाँ पे भी कर ही सकते हैं, उसको तो कोई रोक नहीं सकता. अभी जब चुनाव के प्रचार चल रहे थे तो कांग्रेस के ही दो नेताओं ने, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक छत्तीसगढ़ में, एक मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल, इन्होंने अपनी सभा में कहा कि एक सीट पर 384 कैंडिडेट खड़े कर दो, उसके बाद वहाँ पर जो मतदान होगा वो बैलेट पेपर से होगा. लॉजिक दिया कि 16 एक बैलेट में 16 वो होते हैं, एक मशीन में 16 होते हैं नोटा मिलाकर, और उससे 24 मशीनें अटैच की जा सकती है, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है. तो उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन किया कि 384 से ज़्यादा कैंडिडेट अगर होते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा. तो मुझे ये जानना है इस बात में कितनी सत्यता है. अब ये तो मैं नहीं जवाब दे सकता, ये चुनाव आयोग जवाब देगा. और उनके पास इसका कोई काउंटर है नहीं है, उन्होंने सोच के रखा होगा, तो इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता. क्योंकि भारत के चुनाव के इतिहास में अभी तक इतने कैंडिडेट तो किसी सीट पर नहीं खड़े हुए. अरे पर नहीं, तो इसका अगर एक जगह ऐसा किया तो अगली बार दे विल चेंज द लॉ कि वो आपको उसके लिए क्या करेंगे, मैं कहना बहुत मुश्किल है. बट सी, पहली बात तो ये है कि इतने जब क्यों, अच्छा ये बताइए कि 100 जहाँ पे कैंडिडेट बनते हैं वहाँ क्यों बनते हैं? कि वो देयर आर प्रॉब्लम्स कि अगर सेम नाम है तो फिर कैसे होगा, क्या होगा, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट करना बहुत होता है सर, बहुत होता है ऐसी चीज़ें. तो 384 तक ले जाना इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. पर अगर उन्होंने कहा है तो वो करके दिखा देना, फिर पता चलेगा इलेक्शन कमीशन की क्या. इलेक्शन कमीशन इज नॉट बाउंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, दे विल से वी विल डील विद इट व्हेन इट हैपेंस. ओके, एक सवाल, आई एम नॉट आंसरिंग ऑन देयर बिहाफ, बट मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, और अगर लॉ सेज कि देन दे हैव टू डू पेपर बैलेट, दे विल डू इट. सर, इलेक्शन में जो अलग अलग सीटों पर जब वोट करने लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये कैसे तय होता है कि पहले नंबर पर कौन कैंडिडेट होगा और दूसरे नंबर पर कौन कैंडिडेट होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये संभव हमारे बातचीत में रह गया, मैं बोलना चाह रहा था. तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ईवीएम में जो सिस्टम अभी इन्होंने बनाई है वो दे आर कॉपीड इट एग्जैक्टली एज इट वाज इन द पेपर बैलेट. ठीक है. अच्छा, पेपर बैलेट में क्या है? सो इट इज कम्स अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि दे विल, जितने भी कैंडिडेट्स का मतलब विड्रॉल के बाद जितने बचे हैं उनके 3 ग्रुप बनेंगे. एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, एक अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एंड एक इंडिपेंडेंट. ठीक है. ईच ग्रुप में उनके नामों को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाएगा. किस भाषा में? हाँ, वो अब इलेक्शन कमीशन बताएगा. लॉ जो कहता है वो एज डिक्लेयर्ड बाय देम, क्योंकि ऐसा है कि अब देश भर में एक तो सिस्टम है नहीं, कहीं पे लास्ट नेम से होगा, कहीं फर्स्ट नेम से होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं अभी मथुरा सीट पर गया था, तो वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, मुकेश धनगर नाम था उनका, और बीजेपी से हेमा मालिनी. मुकेश धनकर, हेमा मालिनी. तो मुकेश नंबर 1 पर हैं और हेमा मालिनी दूसरे नंबर पर थी, तीसरे नंबर पर, नंबर 3 पर थी. लास्ट नेम से हुआ शब्द. तो वो क्या सर ऐसा होता है कि हिंदी बेल्ट में हिंदी नामों से, और ये हिंदी बेल्ट की बात नहीं है. ईच स्टेट में परहैप्स दे टेक इनटू अकाउंट व्हाट इज देयर सिस्टम एंड हर स्टेट के लिए दे डिसाइड द ऑर्डर. पर ये इट हैज नथिंग टू डू विद ईवीएम वीवीपैट, इट इज टू डू विद द होल थिंग. और जो भी उन्होंने प्रोटोकॉल बनाए होंगे पुराने इसमें, क्योंकि अब लास्ट नेम अगर हिंदी बेल्ट में कहेंगे लास्ट नेम, तमिलनाडु में लास्ट नेम आधे लोगों के है ही नहीं, लास्ट नेम ही नहीं है, वो कहें हमारे यहाँ है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे आप? राइट. मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था तो मैंने कहा आपसे क्रॉस चेक कर लूं कि हिंदी बेल्ट में जो हिंदी अल्फाबेट जैसे विकास का व
वह नाम से होगा, यहाँ पे हिंदी बेल्ट में वो पहले नंबर पर होगा उस आधार पर, और बाकी जो नॉन हिंदी बेल्ट हैं वहां पर अंग्रेजी के नंबर से हो सकता है ऐसा, बिकॉज ये मैंने स्टडी नहीं किया है तो मैं जवाब नहीं दे चुनाव सकता, आयोग के पर लिए ईच बेहतर है। स्टेट का अपना प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल हैज बीन देयर फॉर ईयर्स, और जो भी पहले से प्रोटोकॉल था वही वो फॉलो कर रहे हैं। बट यहां पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि दिस गिव्स अ एडिशनल कॉन्फिडेंस टू मी अबाउट दिस सैनिटी, क्योंकि जैसे अगर ऐसा होता कि एक एक पार्टी का एक नंबर फिक्स है तो फिर सेंट्रली मैनिपुलेट करना उतना इजी हो जाता कि जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बनाया उसी में है कि ये इतने % इसके इधर कर दो। ओके, अभी तो ये है कि ये आप जिसको फेवर करना चाह रहे हो वो 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, ये सिर्फ तब पता चलेगा जब विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन खत्म हो जाए। उसके बाद सिर्फ 15 दिन बचेंगे। वो 15 दिनों में तो ईवीएम सब वो जाके स्टेट से जाके डिस्ट्रिक्ट से कहाँ पे पहुँच गया मालूम नहीं। तो इट गिव्स यू एन एडिशनल प्रोटेक्शन कि सेंट्रल बैठ के आप गड़बड़ कर नहीं सकेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, दुनिया के 100 ऐसे देश हैं जहां पे समृद्ध लोकतंत्र माना जाता है। ओके, ठीक है, इंक्लूडिंग अमेरिका। वहां पे जो वोटिंग होती है आज भी बैलेट से हो रही है। केवल दुनिया के 25 देश हैं जहां पे अभी ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत एडवांस है टेक्नोलॉजी में, नो डाउट। अमेरिका बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो क्यों ईवीएम नहीं इस्तेमाल कर रहा है? इसीलिए सवाल उठता है बार बार कि जब अमेरिका जैसे देश ईवीएम पे भरोसा नहीं कर पा रहे और हर बार चुनाव में इशू बनता था, तो इस भारत क्यों करता है? देखिए, अमेरिका की तो बात जो है, पहली बात तो कि देयर इज नॉट वन लॉ विच गवर्न्स अमेरिका। इलेक्शन हर स्टेट अपने इससे डिसाइड करता है। एज फार एज आई हैव रेड, इन सम स्टेट्स इट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, बट आई मे बी रॉन्ग। ओके, सम स्टेट्स इट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, सो इट इज नॉट ट्रू कि यूएस में नहीं होता। अच्छा, और यूएस, जर्मनी, नेदरलैंड्स और बहुत हाँ, और बहुत से नहीं। अब आप यूएस की बात कर रहे हैं तो आप उनकी सिस्टम में आप देखिए, आपको वो कौन सा 2000 या 2004 वाला गोर वर्सेस ये उसका आप पूरा पढ़िए क्या हुआ है वहाँ पर। ओके, तो यूएस की तो आप दुहाई मत दीजिए अबाउट वोटिंग प्रोसेस, पहली बात। लेकिन बाकी बाकी मैं ये कह रहा हूँ ना कि उन्होंने दे एक्सपेरिमेंटेड विद दिस एंड दे एडेड नेटवर्किंग, एंड नेटवर्किंग होने के बाद उसमें प्रॉब्लम आए। ये ट्रू है, आप देखिए। दुनिया के सारे इन्वेंशन जो होते हैं वो सबसे पहले यूरोप में या यूएस में तो होते आप हैं। कहने इसलिए यहाँ पे हो नहीं सकता, ये आप कंक्लूड करेंगे तो उससे मैं तो पूरी तरह होना असहमत हूं। चाहिए, लेकिन इसी मामले में क्यों होना चाहिए? एप्पल का आईफोन पहले भारत में बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बनना में चाहिए, EVM नहीं आना बना, चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि एप्पल का आईफोन नहीं बना तो ईवीएम नहीं बन सकता। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आप ये लॉजिक नहीं है। ओके, आप इस जो ईवीएम है उसको, इतने लोगों ने उस पर अटैक किया है कि ऐसा हो सकता है। कहाँ हुआ है ये बताइए। आपको ये पता है कि कब की बात है, शायद 16 या 17 की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की थी, ओपन चैलेंज कहा था कि ओपन हाउस है, यहाँ पे हम ईवीएम्स रखेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे, आप आके यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करके बताइए आप जो भी कह रहे हैं। तो लोगों ने कहा हम उनको ओपन करेंगे, पर ओपन करने की तो बात ही नहीं। ओपन, मेरा फ़ोन आपको हाथ में दे दिया तो आप उसमें कुछ भी करा सकते हैं, राइट? तो क्वेश्चन इज वेदर इट कैन बी रिमोटली हैक्ड और नॉट। उन्होंने कहा आप बताइए हैक कैसे कर सकते हैं, किसी ने नहीं गया। सो ये डिसबिलीफ की बात है, उसको रोकना तो बहुत मुश्किल है। नहीं, खैर वो तो दूसरी डिबेट सर हो जाएगी। चुनाव आयुक्त ही यहाँ पे वो हो रहे हैं तो फिर वो तो मुद्दा ही दूसरा हो जाएगा। मैं चुनाव आयोग नहीं हूँ। जी, मैं चुनाव आयोग नहीं हूँ। जी, ओके, चलिए, थैंक यू सर। सर नमस्कार, मेरा नाम दर्पण है। सर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने पढ़े थे और बहुत उससे ज्ञानवर्धन हुआ। सर जैसे ईवीएम वगैरह को लेके मिसकंसेप्शन है, आपने दूर किया उनको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैथमेटिशियन भी हैं और उसको लेके भी लोगों के बड़े मिसकंसेप्शन हैं। हम लोग मतलब सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कि इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, साइन कॉस पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में कहाँ काम आ रहा है। मैं मिसकंसेप्शन कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, तो नॉर्मल ज़िंदगी में कहाँ काम आ रहा है सर? नॉर्मल जिंदगी में डायरेक्टली तो काम नहीं आ रहा है, पर जो हज़ारों चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उस सब के डिज़ाइन में आ रहा है। ठीक है, तो अब वो उसको हम क्या समझेंगे कि हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? तो अच्छा, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में एग्जाम्पल है ही, ऐसा नहीं है, बट लार्ज चंक ऑफ मैथमेटिक्स इज बीइंग यूज्ड इन रियल लाइफ। एंड माय ओन, मैंने ये सोच है मेरी कि कई जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है
विथ एग्जाम्पल ऑफ रियल लाइफ इन माइंड. इवन गोज, आपको ये पता है कि अभी अब काफ़ी माना जाता है कि कई लोग मानते हैं ये कि जो ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, साइन एंड कोसाइन, ये शुरुआत ही भारत में हुई. ओके, और भारत में हुई, केरल में हुई. ओके, और इसका रीज़न था टू बी एबल टू प्रेडिक्ट वेदर, नॉट एस्ट्रोलॉजी बट एस्ट्रोनॉमी. ओके, अब आप कहेंगे कि वेदर प्रेडिक्ट करके क्या होना है, तो इन एग्रीकल्चरल सोसाइटी इफ़ यू कैन प्रेडिक्ट द वेदर, दैट विल गिव यू अ बिग एडवांटेज ओवर अदर्स. तो इसलिए दैट वाज इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई ट्रिग्नोमेट्री वाज ब्रॉट आउट. एंड ये इस पर कई लेक्चर्स हुए हैं, इंटरनेशनल लोगों के हुए हैं जो बाहर से रह के भी पढ़ाई करते हैं इन चीज़ों की. तो इस तरह से, अच्छा, नंबर थ्योरी एक है, हार्डी करके एक मैथमेटिशियन थे, रामानुजन के साथ उनका नाम हमेशा आता है. उनका एक स्टेटमेंट है कि ही वॉज वेरी हैप्पी कि वो उन्होंने जो किया उसका रियल लाइफ में कोई उपयोग ही नहीं है, और लोग प्योर मैथमेटिशियंस उसको कोट करते हैं. तो सबसे पहली बात तो कि उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में दिया था कि वो तब उन्होंने देखा कि मैथमेटिक्स का यूज़ वॉर में हो रहा है और मल्टीपल डेथ्स में हो रहा है. तो इट हैज़ टू बी टेकन इन दैट कॉन्टेक्स्ट. वाई शुड समबडी बी हैप्पी कि उन्होंने जो किया उसका किसी को कोई उपयोग नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, हार्डी वॉज प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी बढ़ा, और उन्होंने जो भी नंबर थ्योरी का बहुत बेसिस है क्रिप्टोग्राफी में. तो कुछ मैथ्स की ऐसी चीज़ें हैं, वो मैथ पहले डेवलप हो गई, बाद में उसने किसी ने उसका उपयोग निकाला. कई चीज़ें डेवलप ही हुई उपयोग के कारण. तो रियल लाइफ में बहुत जगह उपयोग हो रहा है. डायरेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, पर इनडायरेक्टली. मैथ्स कैसे इवॉल्व हो रही है, क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं इसमें, और क्या इसका भविष्य है? मतलब जैसे पास्ट में जब हम पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन ये वगैरह पढ़ते थे, आजकल गेम थ्योरी और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो कैसे इवॉल्व हो रही है और क्या चल रहा है? थैंक यू. तो इट हैज़ ऑल टू डू विथ द इट्स रिक्वायरमेंट इन रियल लाइफ. जैसे गेम थ्योरी की आपने बात की, आज नहीं, गेम थ्योरी वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त शुरू हुई. ओके, उसका इम्पैक्ट एंड इम्पॉर्टेंस आने में समय लगा, पर अब बहुत ज़्यादा हो गया. उसका बहुत इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेम थ्योरी का इकोनॉमिक्स में है. इसी तरह से पहले मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट वाज विद फिजिक्स एंड सोशल फिजिकल साइंसेस. उसके बाद लॉट ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट एंड हैपन, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ उनका जो यूप है. ऐसा होता रहेगा. फिर अब बायोलॉजी हुआ है, तो क्या डेवलपमेंट होगी ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर होती रहेगी. नमस्कार सर, मेरा नाम उपासना है. मुझे पता नहीं कि ये सवाल यहाँ पर रिलेवेंट है कि नहीं है, लेकिन सिंस आपने बिगिनिंग में वो पिन के बारे में, एटीएम पिन के बारे में बताया था, जो हम लोगों को अभी ट्रांजैक्शन से जुड़े बहुत सारे OTPs रिसीव होते हैं, लेकिन वो सबके डिफरेंट होते हैं. ये कैसे मेक श्योर होता है कि वो रिपीटेटिव नहीं है, अलग अलग सबके पास जा रहे हैं? ये कैसे काम करता है? खैर, ऐसा कोई, देयर इज़ नो वे ऑफ इंश्योरिंग कि सबके डिफरेंट ही आएंगे, पहली बात. पर 4 डिजिट अगर ले हम OTP, अच्छा 0 से भी शुरू हो सकता है. 0419 डजंट मीन जस्ट 419, जो नॉर्मल मैथ्स में करते हैं. ठीक है, तो टोटल हो गए 9999 पॉसिबिलिटीज़. नॉर्मली शायद ऑल 0 ना भी हो, उसको डिलीट भी कर दे तो भी 9999 पॉसिबल 9999 हो गई, जो भी है. तो उसमें से एक रैंडमली पिक होता है. ओके, एंड हर एक की टाइम लिमिट रहती है कि इतने 10 सेकंड कह लीजिए, 10 मिनट कह लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज, उतने टाइम तक वो वैलिड रहेगा. तो वो और किसी के पास भी जा सकता है, बट आपको मालूम नहीं और किसके पास गया, और उनको मालूम नहीं कि आपके पास भी वही आया है. दैट इज़ व्हाट इज़ एंश्योर्ड. मतलब मेरे पास जो OTP है वो किसी और के पास भी हो सकता है? हो सकता है, पर उनको नहीं पता कि वो आपके पास है, और आपको नहीं पता कि वही उनके पास है. अगर 10,000 OTP मंगाए हमने, तो एक OTP आपका सेम होगा ही. हाँ, अगला. हाँ, पर आपको 10,000 लेके उसमें से कोई भी एक चूज करो, ऐसा चॉइस कोई देगा नहीं, राइट? तो सर, सोशल मीडिया से भी कुछ सवाल हमारे पास आए थे. उसमें से मैं 2-3 ले लेता हूँ. ज़्यादातर पे तो बात हो गई है. सरल ये पूछ रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि सर्वे करा लिया जाए पूरे देश में, और 50% लोग ये कहते हैं कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान कर लिया जाए, या जितना भी हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा लिया जाए, 100% नहीं भी हो, तो कराने में कोई दिक्कत है क्या? ये तो ये इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा. मैं तो देने वाला कौन होता हूँ? उसका मैं क्या जवाब दूंगा मैं बता सकता हूँ. हाँ, मेरा व्यू. ओके, नहीं, मैं आप ही का व्यू पूछ रहा हूँ. हाँ, तो उसमें सबसे पहले तो सवाल आएगा कि सैंपल साइज क्या है,
किसने करवाया है, सैंपल कैसे चूज़ किया है, क्या सवाल पूछा था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या ये कराया जाए, आप कहें हाँ करा लीजिए, उसमें क्या होता है, राइट। पर आपको उसका इम्पैक्ट पूरा जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ तो इसके लिए ये करना, तो इसका मतलब ये सिर्फ सर्वे करा के एक सवाल पूछ के उस पर डिसीजन करना अगर है तो उसके लिए बहुत बहुत कोशिश करना पड़ती है कि सवाल क्या पूछा जाए, सैंपल कैसे चॉइस किया जाए। वो सब सही तरह के हो गया तो देन आई विल ऑल्सो सपोर्ट दैट, पर वो उतना अगर किया तो। शफी मोहम्मद ये पूछ रहे हैं सर कि आम जनगणना कब होगी, जबकि 2021 में होनी थी, अभी तक नहीं हुई है। अगर जनगणना होती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, तो पहली बात तो कब होगी इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पहले तो वो क्योंकि वो स्टेटिस्टिकल इशू ही नहीं है, सो इट इज़ हैंडल्ड बाय कंप्लीटली डिफरेंट ऑफिस which doesn't have anything to do with us. Us means National Statistics Commission. तो कब होगी पता नहीं, क्यों नहीं हो पाई 21 में तो क्लियर है कोविड वगैरह की वजह से, पर अभी तक क्यों नहीं शुरू हुई इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। इस पर चर्चा काफ़ी होती है, कुछ होगा, कारण क्या है बताना मुश्किल है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं होता है जनगणना का विथ इकोनॉमी, ओके। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं, they rely a lot on sample being generated because using the last census. तो कई जगह ये इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। पीपल है, सभी को पता है कि ये नहीं हुआ है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। पीपल आर कमिंग अप विद रीजंस, पर कैसे करना इसका सॉल्यूशंस, पर अगर हो जाए तो वो सब ठीक हो जाएगा। पर हाँ, इम्प्रूव होगा बिकॉज इट विल गिव अस द राइट पिक्चर, पर क्यों नहीं हुआ इसका मेरे पास जवाब नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। राजीव करंदीकर जी के साथ ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये बातचीत? गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? ईवीएम पर जो उन्होंने बातें कही उनसे आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, हमें यूट्यूब के कमेंट में बताइए और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया, थैंक यू सर।